अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे नया दिन के साथ। मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। उम्मीद ये करते हैं कि नया दिन आपके लिए ढेरों खुशियाँ और ढेरों इस तरह की मुस्कुराहटें आपके चेहरे पे बिखेरे, क्योंकि खबरें जो है ना वो तो तकरीबन थोड़ी सी दिल बर्दाश्ता खबरें हैं ना कि आपको सुबह के वक्त थोड़ा सा अपसेट कर देंगी, लेकिन कोई ने हिम्मत नहीं हारनी है। किसने हिम्मत नहीं हारनी है? वो जो कि क्रिकेट लवर्स हैं, जिन्हें बहुत मोहब्बत है क्रिकेट से, उन्होंने हिम्मत नहीं हारनी। उन्होंने क्रिकेट से मोहब्बत करना नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इंशाल्लाह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की काविशों से क्रिकेट वापस आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट की न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान आने से इनकार किया है, तो पीसीबी चीफ जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। रमीज़ राजा ने कहा है कि जब हमें ज़रूरत थी तो इंग्लैंड ने मदद नहीं की। अब मालूम हो गया है कि कौन आपका दोस्त है और कौन नहीं। और जाहिर सी बात है, मुश्किल वक्त आपको बताता है ना फैसल कि कौन आपके साथ खड़ा है कौन नहीं खड़ा। और जब आप बहाना ये बना दे कि जी खिलाड़ी हमारे थकावट का शिकार हैं, तो आईपीएल और पीसीएल खेलते हुए क्या खिलाड़ी थकते नहीं? मतलब कौन सी एनर्जी ऐसी आ जाती है? और ये भी कहा कि क्या जहां पैसा होगा इंग्लैंड क्या सिर्फ वही जाएगा? आईसीसी की मीटिंग बेमायने होती है। हमने मुल्की क्रिकेट के लिए किसी के आगे झुकना नहीं है। अब इस मामले को लीगल तरीके से देखना है। ब्लॉक बनाकर कोई चीज़ ब्लॉक नहीं करना चाहते। इंग्लैंड के दौरा मनसूखी पर तो पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर भी हैरान हैं। वीडियो पैगाम में अफसोस का इजहार किया और बोले कि इंग्लिश टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रही। ये फैसला इंग्लिश बोर्ड ने किया जो अपने फैसलों में आज़ाद है। उम्मीद है जल्द पाकिस्तानी ग्राउंड तमाशाइयों से भर जाएंगे। इसके अलावा बरतानवी साफ़ी पीटर ओबॉर्न ने भी ईसीबी को बुज़दिल भारतीयों और आईपीएल से मुतासिर करार दे दिया। सवाल क्या कि ना सिक्योरिटी खदशात, ना ट्रैवल एडवाइजरी में तब्दीली, फिर दौरा पाकिस्तान क्यों मनसूख किया गया? अब यहाँ पे सबसे बड़ा अहम सवाल, इससे पहले कि माइक एथर्टन ने क्या बोला वो भी आपको बताएं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक दो दिन में तो ये हुआ नहीं था टूर डिज़ाइन, एक दो दिन पहले तो ये प्लान हुआ नहीं था, काफ़ी अरसे से फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा था। तो अब इतना आगे आके इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये फिक्र सताने लगी कि वो हमारे खिलाड़ी थक जाएंगे, हमारे खिलाड़ी उनका मेंटली फिटनेस उनकी बड़ी ज़रूरी है। खैर, साबिक कप्तान माइक एथर्टन उन्होंने कहा कि इंग्लैंड पाकिस्तान का कर्ज चुकाने में नाकाम रहा और इंग्लैंड वुमेन्स की साबिक कप्तान और खिलाड़ी भी दौरा मनसूख होने पर हैरान हुई। खासतौर पर मैं इसमें सबसे अहम बात यह है कि इंग्लैंड तो पाकिस्तान टूर करता रहा है, बट ये अगर टूर हो जाता तो ये इंग्लिश विमेन क्रिकेट का पहला पाकिस्तान का हिस्ट्री का टूर होता, जो कि नहीं हुआ। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड वुमेन्स टीम के मैच के दौरान पाकिस्तान की कोशिशों को उन्होंने सराहा भी और कहा कि इंग्लैंड दौरा मनसूख करने के बजाय बी टीम भी भेज सकती थी। वही ना, ऑप्शंस आपके पास हो सकते थे, लेकिन आपका जब माइंड ही नहीं है कि आपने अपनी टीम को भेजना है, तो भाई फिर आप किस तरह से भेज सकते थे? और वही बात है कि आप 11 खिलाड़ियों को यहाँ पे खिलवा सकते थे, जो कि मुतादिद बार पीएसएल का हिस्सा भी बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसे हीले बहाने करना, तो इसका मतलब कि इशारा किसी और तरफ है। एक और खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वजीर आजम इमरान खान 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने जा रहे हैं, जिसमें मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज़ उठाई जाएगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी भी न्यूयॉर्क में पहले से मौजूद हैं। उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में बताया कि कश्मीर का मसला सलामती काउंसिल में उठाकर नई रूह फूंक दी गई है और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि खान साहब इस तरह से कश्मीर के सफ़ीर के तौर पर सामने आ रहे हैं। जब खान साहब किसी भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं, हमेशा कश्मीर की बात बड़े दबंग अंदाज में करते हैं। और मज़े की बात पता है क्या है? ये अब फाइनली पे ऑफ भी होने जा रहा है, क्योंकि सऊदी हाई लेवल डेलीगेशन ने अभी भारत का दौरा किया था और उनके वज़ीर ख़ारिजा से भारतीय मीडिया ने भी भारत ने काफ़ी उगलवाने की कोशिश की, लेकिन पैंतरा उल्टा पड़ गया और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा वहाँ ये कह के आए कि मसला कश्मीर मसला है, दो मुमालिक के दरमियान है, मीडिएट करना है तो फिर हमें बताएं। तो इससे भारत के उस अटूट अंग वाले बयानिए को काफ़ी धचका लगा है। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि कश्मीर को भारत की जानिब से अंदरूनी मामला करार देने का दावा गलत है। 12 सितंबर को डोजियर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के शवाहिद पेश किए। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट, शाह महमूद कुरैशी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट पर भी बात की और कहा कि न्यूजीलैंड की टीम का दौरा मनसूख करने के पीछे पड़ोसी मुल्क हो सकता और है। यही शेख साहब भी कह रहे थे कि वो जो दस्तानों वाले हाथ है ना, वो इशारा तो दे गए, लेकिन वो किसकी तरफ इशारा था वो यकीनन पूरी कौम हमारी समझ गई होगी। टीम सिक्योरिटी से मुतमईन थी जब ही पाकिस्तान आई थी, और वाकई जब आपने सिक्योरिटी के बारे में कह दिया और ख़ुद आप ये ट्वीट करें कि जी पाकिस्तान ने जो सिक्योरिटी दी है वो दुनिया की बेहतरीन सिक्योरिटी और इससे बेहतर तो इंतज़ाम हो नहीं सकता, उसके बाद क्या जवाब रहता है कि आप सिक्योरिटी मामलात पर सवाल उठाएं।
खान साहब की ही बात करते हैं। एक अहम इंटरव्यू का जिक्र करते हैं जो कि खान साहब ने दिया है बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को। इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को तस्लीम करने से मुताल्लिक कोई भी फैसला तनहा नहीं करेगा। हमसाया जो ममालिक है ना, उनकी मुशावरत और तालिबान हुकूमत की पेशरफ्त देख रहे हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। और वज़ीर आज़म का ये भी कहना था कि तालिबान की जानिब से किए गए वादे खुश आइन हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि ख़ातीन को रोज़गार और तालीम की इजाज़त होगी। और फैसल, मैंने लास्ट वीकेंड, अभी ये जो वीकेंड गुजरा, मैं एक चैनल का टॉक शो देख रही थी जिसमें वो काबुल गए एंकर पर्सन, और उन्होंने वहाँ पर जाकर जो है ना पूरी मंजर कशी की कि ख़वातीन किस तरह से काम कर। वहाँ पर ख़वातीन को आज़ादी है काम करने की, वहाँ पे कोई रोकथाम नहीं है। तो फिर किस जवाज़ के साथ अमेरिका यही पाकिस्तान के सामने मुतालबा रख रहा है कि जब तक ख़वातीन के हुकूक सामने नहीं आते आप तालिबान से मुज़ाकरात ना करें या तालिबानी हुकूमत को तस्लीम ना करें। इस पर दुनिया को अभी अमेरिका से सवाल उठाना चाहिए कि आप भैया वहाँ 20 साल से क्या करने गए थे? सिर्फ गोली चलाने गए थे? आपने वादा किया था कि आप रिकंस्ट्रक्शन करेंगे अफगानिस्तान की, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे अफगानिस्तान की। क्या करके आए? जो आप नहीं करके आए हैं तो अब जो करना चाह रहे हैं उन पे छोड़ दें। खैर, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी बड़ा बयान सामने आया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की यूनानी सफ़ीर से हुई है बातचीत, जिसमें उन्होंने कहा कि खेल, सयाहत, कारोबार, पाकिस्तान हर मस्बत काम के लिए महफूज मुल्क है और इसकी दुनिया मुअत्तरफ है। अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन जारी रखेंगे। सिपह सलार ने कहा है कि अफगान अवाम के मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पुरआज़्म है, और यही बात DGISPR कह चुके हैं। मुलाकात में यूनानी सफ़ीर की अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। अब देखें कि जो मुलाकात के लिए आता है, जिससे बातचीत होती है, वो तो मुअत्तरफ नज़र आता है, लेकिन ये चीज़ जो है दुनिया की बड़ी ताकत को नजर क्यों नहीं आती? वो ये क्यों कहती है कि पाकिस्तान और इवन जो साबिक सदर थे अफगानिस्तान के, वो खुद ऐसे इल्ज़ामात लगाते थे कि जब अब कोई भी मीडिया इस पर बात करता है, वो चाहे भारत का मीडिया हो या इवन अफगान मीडिया हो, उन्हें शर्म दिलाता है। अच्छा जी, एक और चीज़ आ रही है और वो है बादल। वो सिर्फ बादल आ रहे हैं और उसके साथ जो आना चाहिए वो नहीं आ रहे, पता नहीं कब आएंगे। इंशाल्लाह 23 से 26 तक का, वैसे जब हमने लास्ट टाइम इस पर बात की तो मैं बताया गया था कि 23 सितंबर से 26 सितंबर तक जो है वो बारिश होगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है महक असलम, लेकिन बारिश नहीं मिल रही कराची वालों को। तो सवाल अब यही है कि भरपूर बरसेंगे या सिर्फ हाजिरी लगवाएंगे और चले जाएंगे, या फिर हम ये सिर्फ कहेंगे कि मलीर में बारिश हुई, जोहर में बारिश हुई, वो भी हो जाए। बारिश हुई। नहीं, असल में कराची है इतना बड़ा ना, वो क्या करें, वो है इतना बड़ा तो कभी इधर हो जाती कभी उधर हो जाती है, लेकिन हो तो सही ना, क्योंकि कराची में है बारिश की पेशगोई। और महकमा मौसमियात जी ये कहता है कि नया सिस्टम आज रात दाखिल होगा और जुमेरात से हफ्ते तक बादल बरसने का इम्कान है। वैसे कल से मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है। हाँ, सुबह के वक्त थोड़ा सा ना आपको गर्मी महसूस नहीं होती। मुझे दोपहर में भी कल काफी बादल थे। अच्छा, दोपहर में भी बादल थे, बहुत बादल थे और शाम तक दोपहर में आप बाहर निकले तो दोपहर से शाम तक बड़े बादल थे। खैर, और ये बादल कहाँ हैं जी? बदीन, उमरकोट, यहाँ भी तेज बारिश की पेशगोई की गई है। मौसम से मुतालिक प्रोग्राम में आगे चल के हम करेंगे तफसीली बातचीत, और जिस पे हमें हर रोज बात हम करते हैं। आपको कहते हैं कि प्लीज जाएं, और वैसे मुझे लगता है कि कैमरे के उस पार बैठे लोग ना हमारी बात बहुत सुनना शुरू हो गए यार, दिस इज वन थिंग, और इसका हमें जरूर, ये बहुत अच्छी बात है। और जब हम इस पे क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो अब जबकि रेट नीचे आ रहा है तो इस पे हमें तारीफ भी करनी चाहिए। क्रेडिट भी हमारी आवाम को जाता है। थैंक यू सो मच। कहाँ 6 से अब हम 5 और वहां से नीचे होते हुए आ रहे हैं रेट के हिसाब से। चौथी लहर के वार फाइनली कम होने लगे, लेकिन प्लीज डोंट सेलिब्रेट टू अर्ली, खुदा का वास्ता, क्योंकि अभी भी जो मरीज हैं वो जामाक हो रहे हैं। एक दिन में 47 मरीज जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए हैं। इस तरह मजमूई अमवात 27,374 हो गई है। 2,333 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मस्बत केसेस की शरह 4.56% रही है। तो जहां 6 से हमने 2 हफ्ते पहले शुरू किया था, नाउ इट्स कमिंग डाउन टू 4। वैसे पंजाब की क्या सूरत हाल? पंजाब की सूरत हाल ये कि आज से वहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है। मार्केट और बाजारों के औकात कार रात 10 बजे तक कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग की 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ आपको इजाज़त होगी, और सुबह भर में सिर्फ इतवार छुट्टी का दिन होगा, यानी हफ्ता इतवार अब 2 छुट्टियाँ नहीं होंगी, सिर्फ संडे को छुट्टी होगी। और अब ज़रा हम अपने टैलेंटेड बच्चों की बात करते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी बच्चे तालीमी मैदान में इतने कोई आगे चले गए ना कि कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इससे आगे क्या जाएंगे? अच्छा, पूरे नंबर में से कहीं पूरे ना कहीं नंबर मतलब एक नंबर कट जाता ना फैसल। वही तो, एक नंबर सफाई का ही काट देते यार। हाँ, लेकिन वो भी मतलब कमाल किया है हमारी बच्ची ने ना। पाकिस्तान के जो बच्चे हैं तालीमी मैदान में नाम बना रहे और ऐसा वैसा बना रहे हैं। मर्दान की ये तालबा है, इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो कोई आगे चल के बराबर कर सकता है। भैया
तोड़ तो नहीं सकता। कंदील इनका नाम है और क्या ही खूबसूरत नाम है। मैट्रिक बोर्ड के इम्तहानात में उन्होंने 1100 में से कितने नंबर लिए? 1100 नंबर ही लिए हैं और टॉप किया उन्होंने 1100 नंबर लिए, कोई एक नंबर कटा ही नहीं है यार। कंदील मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती है, कंदील की गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। कि बिल्कुल नॉर्मल टाइम में मैंने पढ़ा था और मेरे टीचर्स ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत की, नॉर्मल टाइम में पढ़ा। जरा वो बच्चे जो कि हमें हमारे लाइव सेशन में कह रहे होते ना कि आप दरखास्त करें जी कि वो इम्तिहानात मंसूख कर दें, तो प्लीज मसाल है आपके लिए, कंदील से कुछ सीख लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं टॉप स्टोरीज के बाद। जो हमारी पहली स्टोरी आपके सामने हम रखेंगे वो है महंगाई, जिसका हर तरफ है शोर, हर तरफ सवाल है कि महंगाई कब कम होगी। रिपोर्ट्स आती कि सब अच्छा है, फवाद चौधरी साहब भी कहते हैं कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन इसका समर आवाम तक क्यों नहीं पहुंचता? रोज किसी ना किसी चीज की कीमत में इजाफा हो जाता है। अब तो बहाना और सफाई, नहाना और सफाई करना भी महंगा हो गया है। इतनी टेंशन है कि नहाने को बहाना मैंने कह दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर साबुन, टिश्यू पेपर, टॉयलेट क्लीनर समेत दीगर जो चीज़ें वो महंगी हो गई है। नहाने वाला साबुन जो है उसकी कीमत 10 रुपए तक बढ़ा दी गई है। तो वो सोचें जो नहीं ये काम करते हैं उनके लिए और बहाना आ गया है कि नहाना नहीं है क्योंकि साबुन महंगे हो गए हैं। अच्छा, ये एक बड़ा इशू है इवन हमारे सारे ऑफिसेज में, या इवन यू गो टू द जिम या इवन यू गो टू एनीवेयर, कुछ लोग अपनी ना वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। प्लीज रख लें, अगर थोड़ी सी महंगाई भी है कोई बात नहीं, थोड़ी और वो ये कहते हैं कि हाँ कि अभी तो नहा के आए, अभी तो नहा के आए, वो अभी पता नहीं कब होता है, वो जुम्मा होता है या फिर ईद होती है। अच्छा चलें, टिश्यू पेपर की कीमत में 13 रुपए इजाफा हो गया है। कपड़े धोने वाला जो डिटर्जेंट है वो भी महंगा हो गया है और उसकी फी किलो कीमत में 22 रुपए तक इजाफा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब अवाम पर महंगाई की बिजलियां गिराने की भी तैयारी हो चुकी है। बिजली एक माह के लिए 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट महंगी करने का खदशा है। और जनाब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये यकीनन अवाम पे एक बहुत बड़ा बम गिराने के लिए काफ़ी है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर PM एडवाइजरी काउंसिल आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला वही सवाल जो कि आम शहरी की तरह मेरे जहन में भी आ रहा है कि हर चीज़ महंगी हो रही है, और ये जब हम बात करते हैं ना कि सब अच्छा हो रहा है, तो अवाम से जब हम बात करेंगे कि अच्छा हो रहा है तो वो कहते हैं कि अच्छे होने के समरात तो मिल नहीं रहे। आखिर ये अच्छी खबरें आना कब शुरू होंगी, और वो खबरें जो कि वाकई ऐसी हों कि हाँ आवाम को आटा भी सस्ता मिल रहा है, चीनी भी, चावल भी, दालें भी, ये तो बुनियादी ज़रूरियात है ना हर घर की। तो प्लीज़ ज़रा बताएगा। देखिए, इस बात में तो कोई दो राय नहीं कि महंगाई है, पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान के बाहर भी है, और स्पेशली वो चीज़ें जो कि पाकिस्तान में इम्पोर्ट होकर आती हैं वो तो बहुत ही महंगी हो गई हैं। ना सिर्फ ये कि उनकी आलमी मंडी में कीमत ज़्यादा होने की वजह से, बल्कि पाकिस्तान में रुपए की कदर में कमी की वजह से भी। लेकिन उसके साथ जो दूसरा अगर हम पॉजिटिव पहलू देखें तो वो ये है कि बहुत सी दुनिया के दूसरे ममालिक के बरक्स पाकिस्तान में जो मुआशी सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। खुदा का शुक्र है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन की वो सिचुएशन नहीं जो कि बाकी जगहों पे है, पोस्ट लॉकडाउन, और यहाँ पे मईशत का पहिया चल रहा है। इकोनॉमी की ज़ुबान में 2 टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, एक होती है स्टैगफ्लेशन, एक होता है इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि महंगाई है और उसके साथ मुआशी सरगर्मियाँ भी बंद है, लोगों को रोज़गार भी नहीं मिल रहा, मईशत नहीं चल रही। और इन्फ्लेशन में अगर रोज़गार मिल रहा हो, मईशत चल रही हो, तो फिर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ठीक है जी, लोगों को लाइवलीहुड्स मिल रही हैं, चीज़ें नायाब नहीं हैं। और उसमें फिर हुकूमत का ये फ़र्ज़ होता है कि जो लोएस्ट क्वांटाइल होता है, वो जो लोअर मिडिल इनकम अर्नर, लोअर इनकम अर्नर, उनके लिए वो कोई समाजी तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त, उनके लिए कोई सोशल सेफ्टी नेट्स का बंदोबस्त करें। ओके, अच्छा सर सुलहरी, मुझे ये ज़रूर बताइएगा, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, हमेशा बार बार ये हमें कहा जाता है कि जी अगर कीमतें बढ़ रही हैं तो तनख्वाहें भी तो बढ़ी हैं, और कीमतें बढ़ रही हैं तो 75% लोगों की पिछले सालों में कितनी सैलरीज बढ़ी हैं। आई वंडर कि वो किन की बढ़ी हैं। बट हम, जैसे आपने भी बात की कि जी बाकी दुनिया के ममालिक में कंपेयर करें तो हमारे साथ मामलात बड़े अच्छे हैं। अभी पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम आप देखें तो वो भी हमें अच्छे तरीके से पता है, और जो कंपेयर कर लें बाकी दुनिया क्या, अमेरिका से कंपेयर कर लें, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, वो भी आपके सामने है। मतलब आई वोंट प्ले स्टैटिस्टिक्स विद अ सीनियर पर्सन लाइक यू। तो इस पर कैपिटा इनकम को कंपेयर करते हुए क्या अब हमारे साथ जो महंगाई का मामलात हैं वो ज़्यादा नहीं है? देखिए, पर कैपिटा इनकम पे तो मैं जा ही नहीं रहा, क्योंकि हम इस वक्त 3 लोग बैठे हैं इस शो में। अगर आपकी जो पर
सालाना इनकम है वो 10 लाख है, जो हमारी दूसरी साथी बैठी हैं उनकी 5 लाख है, मेरी अगर 5,000 है, तो पर कैपिटा एवरेज में बड़ा एक मिसलीडिंग सा फिगर जो है वो सामने आएगा। मसला पर कैपिटा इनकम का नहीं, मसला ये कि जो पीयर इकोनॉमीज हैं, यानी जिन इकोनॉमीज में लॉकडाउन हो सकता है और फिस्कल स्टिमुलस दे सकती हैं, यूरोप या अमेरिका, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पे अगर मईशत नहीं चलती तो हुकूमतें जो है उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के जो है स्टिमुलस वो पंप इन किया है। मैं डेवलपिंग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। आपके बहुत से इस वक्त ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं जो कि लॉकडाउन का शिकार हैं। अगर आप लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को देखें, वो लॉकडाउन का शिकार हैं, या अपने जो रीजन में देख लें, काफ़ी सारे कंट्रीज हैं यहाँ पे कि लॉकडाउन। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ कम से कम एक मुआशी सरगर्मियाँ जो है वो जारी हैं। ये एक अलग सवाल है कि उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है। हम एक अनयूजुअल टाइम से गुजर रहे हैं जिसमें हेल्थ रिकवरी भी अनइवन है और जिसमें इकोनॉमिक रिकवरी भी अनइवन है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको रिकवरी ज़्यादा होती हुई मिलेगी, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं यहाँ पे कि रिकवरी बहुत कम मिलेगी। लेकिन अगेन इससे ज़ाहिर है इनइक्वालिटी भी क्रिएट हो रही है, इससे इनइक्विटी भी क्रिएट हो रही है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर ये सिलसिला चलता रहे, एटलीस्ट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो चलती रहे, तो हुकूमत के पास तो इतना वो नहीं है रिसोर्सेज, अल्लाह ना करे कि अगर कल को हमें कंप्लीट लॉकडाउन में जाना पड़ जाए, तो हुकूमत पाकिस्तान तो नहीं कर पाएगी कि हर घराने को वो जो है घर बिठा के कोई कैश ट्रांसफर जो है वो कर सके। बिल्कुल। और सुलहरी साहब, खान साहब तो ये चीज़ वाज़ेह पहले कर चुके हैं ना कि हमारी गवर्नमेंट के मौजूदा मुआशी हालात इस चीज़ के मुतहम्मिल है ही नहीं कि मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ हम जाएं। एक और चीज़ जिसकी कीमत में इजाफे की बात हो रही है और हर चीज़ में कीमतें बढ़ रही हैं, तो शायद गवर्नमेंट सोच रही है कि बिजली को हम क्यों पीछे रखें। बिजली की कीमतों में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में जो इजाफा हो रहा है या होने जा रहा है, तो इसे हम क्या समझें कि ये वक्ती इजाफा है, बाद में चीज़ें वापस अपने ट्रैक पर आ जाएंगी? ये होपफुली वक्ती इजाफा होना चाहिए। इस वक्त अगर आप फॉलो कर रहे हैं इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट में, तो इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड इस वक्त स्ट्रगल कर रहा है अपनी गैस की प्राइसेस से। वहाँ पे बहुत सी गैस सप्लायर कंपनीज जो हैं वो बैंकरप्ट होकर बैठ गई हैं। पूरी दुनिया में एनर्जी की कीमतें, स्पेशली गैस की कीमतें जो हैं वो इस वक्त आउट ऑफ रीच होती चली जा रही हैं। उसकी कुछ वजह तो ये है कि रशिया जो कि एक मेजर सप्लायर था यूरोप का, उनके अपने कुछ साइबेरिया में आग की वजह से गैस पाइपलाइन के कुछ इश्यूज हो गए। नॉर्वे एक मेजर सप्लायर था गैस का, वहाँ पे इश्यूज आ गए। चाइना में बढ़ती हुई डिमांड की वजह से गैस की कीमतों में इजाफा हो गया। तो एनर्जी ओवरऑल इस वक्त बहुत महंगी है। जिस तरह पिछले साल बहुत अनयूजुअल था, जब आपके अप्रैल मई में जो फ्यूल प्राइसेस थी क्रूड ऑयल की, वो नेगेटिव में चली गई थी। इसी तरह से इस वक्त बहुत अनयूजुअल है कि कीमतें इतनी महंगी हो गई हैं। और जो कीमतें महंगी होंगी, पाकिस्तान जब तक रिन्यूएबल पे नहीं जाता है, जो कि अगले 4, 5, 6 साल लगेंगे इसको अपना रिन्यूएबल का शेयर बढ़ाने में, तब तक ना सिर्फ क्रूड ऑयल और गैस बल्कि कोयले की कीमत जो है उसमें भी इजाफा हो चुका है इंटरनेशनली। तो जो आप महंगी वो फ्यूल लेके आएंगे, उसी हिसाब से यहाँ पे जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस हैं वो देना पड़ेंगे। हाँ, अगेन हुकूमत जो कोशिश कर रही है वो ये कर रही है कि जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया था कैश सब्सिडी का, टारगेटेड सब्सिडी का फूड पे, उसी तरीके से कोई एनर्जी पे कोई टारगेटेड सब्सिडी जो है एक लोअर क्वांटाइल को उनका कुछ अरेंज किया जा रहा है कि कोई ऐसी स्कीम हो, कोई ऐसी पॉलिसी हो कि एहसास प्रोग्राम के डाटा की मदद से उनको आइडेंटिफाई करके उन लोगों को घर बैठे कैश मद में सपोर्ट दे दी जाए। उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो जो एनर्जी सरप्लस डेट है ऑलरेडी 2.8 ट्रिलियन रुपीज़ का हो चुका है। वो लोग जो कि दफाई बजट को बड़ा तनकीद करते थे, सिर्फ उनकी इतला के लिए अर्ज़ है कि दफाई बजट से तकरीबन दुगना जो है वो इस वक्त हमारा क्यूमुलेटिव एनर्जी सरप्लस डेट है। तो जाहिर है कि इतना अनसस्टेनेबल एनर्जी सरप्लस डेट रख के आप एक ख़ास हद तक जा सकेंगे। उसके बाद फिर ये जो है ये डेट का पहाड़, सरप्लस डेट का, ये दोबारा तारीखियों में धकेल देगा। तो यहाँ पे बड़ी प्रूडेंट पॉलिसीज जो हैं उनको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इतना बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। इससे अपनी जगह पर, लेकिन अवाम का सवाल जो कि हर रोज़ हमें सुनने को मिलता है और अवाम हर रोज़ फैसला हमें करते नजर आते हैं कि महंगाई कब कम होगी, कब नहाने का साबुन सस्ता होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम शो में
बात तो करते रहते हैं उस कोरोना वायरस की जिसने काफ़ी तबाही मचाई है, बट नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट डेंगू। कराची में ये सर उठाने लगा है। एक हफ्ते में डेंगू से 3 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। और माहिरीन ये कहते हैं कि डेंगू का इलाज आसान तो है, मगर लापरवाही जो कि कर रहे हैं ना अब कराची वाले, या फिर हम ये कहेंगे पूरे मुल्क में जो लापरवाही इस वक्त की जा रही है, उसकी वजह से जान जा सकती है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कोरोना जैसे जानलेवा वायरस की हलाकत खेजियों के दौरान ही एक बार फिर डेंगू वायरस ने भी सर उठाना शुरू कर दिया है। हर साल सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में डेंगू केसेस में इजाफा देखने में आता है और इस बार भी यही रुझान देखने में आ रहा है। सितंबर के पहले 20 दिन में डेंगू के 77 केस रिपोर्ट हुए हैं और गुज़िश्ता एक हफ्ते में डेंगू 3 जाने भी ले चुका है। माहिरीन का कहना है कि डेंगू के फैलाव के दिनों में किसी भी बुखार का अज खुद इलाज करना नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि डेंगू बुखार में एंटीबायोटिक तेजी से मरीज की हालत बिगाड़ सकती है। डेंगू से अमवात की वजह ज़्यादातर आप कह लें कि घर में जिन मरीज़ों को रख के खुद इलाज किया जाता है। होम ट्रीटमेंट्स, होम रेमेडीज़ की तरफ जो लोग जाने लगते हैं या प्रॉपर स्पेशलिस्ट गाइडेंस नहीं लेते, जो लैब टेस्ट नहीं करवाते और अपनी मदद आपके तहत खुद ही अपनी मर्जी से टेस्ट कराने लग जाते हैं, हॉस्पिटल से कतराते हैं, क्वैक्स के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो वो इस बीमारी को प्रोग्रेसिव बना के और ख़तरनाक हद तक जो है डेथ की तरफ धकेल देते हैं। डॉक्टर का कहना है कि डेंगू की अलामत को बाआसानी शिनाख्त किया जा सकता है। सबसे पहली अलामत जो डेंगू फीवर में मोस्टली आ रही होती है वो बहुत तेज़ बुखार, और ऐसा बुखार जिसको हम कहते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। ऐसा बुखार होता है कि पेशेंट को लग रहा होता है कि उसकी हड्डियाँ चटक रही हैं। जब एग्जामिन करते हैं तो ऑब्वियसली हमको साइन मिलेंगे। हो सकता है उसको कोई ना कोई पेटिकीज़ यानी कि नीले धब्बे जो पड़ना शुरू हो जाते हैं, जो कि जब सफ़ेद खुलिए प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कम होते हैं, तो उसकी वजह से शुरू हो जाते हैं। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि डेंगू सबसे ज्यादा कराची के जिला वस्ती में फैल रहा है। नाजमाबाद नंबर 3 और 4, अजीजाबाद, समनाबाद और बफर जोन डेंगू के हॉटस्पॉट एरियाज हैं। डेंगू बुखार के ज्यादातर मरीज वो हैं जो पंजाब से आ रहे हैं। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ मुदस्सिर नज़ीर, समा, कराची। और सिर्फ यही नहीं, मुल्क भर में डेंगू जो है बेकाबू हो रहा है। रावलपिंडी में 17, पेशावर में 25 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में डेंगू से मुतासरा शहरियों की तादाद 500 से तजावज़ कर गई है। तो चेयरपर्सन डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार ने हमें ज्वाइन किया है। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हम बाकी पाकिस्तान की भी बात करेंगे, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट कराची फर्स्ट। स्टैगरिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। 1365 मरीज़ जो हैं पूरे सिंध में पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं डेंगू के लिए, उसमें से 1255 सिर्फ कराची से। बहुत बड़े नंबर है ये। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी अर्बनाइजेशन होती है वो फेवर करती है डेंगू वायरस जो मॉस्किटो के जरिए फैलता है उसके स्प्रेड को। तो जहाँ भी आपको अर्बन सेटअप के लोग शहर मिलते हैं वहाँ पे डिजीज हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि लोग करीब करीब रह रहे होते हैं और मच्छर की फ्लाइट भी लिमिटेड है, तो वो इर्द गिर्द डिजीज फैला सकता है। इसलिए कराची, क्योंकि आपको पता है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी आबादी भी बहुत ज्यादा है और करीब करीब लोग हैं, क्राउडेड है, इस वजह से यहाँ पर बीमारी तेजी से फैलती है। और फिर इसका रिपोर्टिंग सिस्टम भी बाकी शहरों के मुकाबले में बेहतर है, बिकॉज हॉस्पिटल्स में रिपोर्ट हो रहे होते हैं पेशेंट्स। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो कि केटर कर रहे होते हैं पेशेंट्स को और वो रिपोर्ट करते हैं सिस्टम में, इसलिए जो आपको फिगर्स हैं वो हमेशा बड़े शहरों से ज्यादा होते हैं। ठीक, और कराची आबादी के लिहाज से बड़ा शहर भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, आवाम की आसानी के लिए मैं ये पूछना चाहूँगी कि ताकि हमारे आम आवाम को भी पता चले कि ये फैलता किस तरह से, और आवाम खुद जो है इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं इसको रोकने में, इसके फैलाव को रोकने में। जी, आई थिंक ये जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शहरियों और सिटीजन्स की भी है कि वो इस बीमारी को फैलने से रोकने में मदद करें। ये बीमारी आपको पता है कि मच्छर के काटने से फैलती है और मच्छर साफ पानी का मच्छर है। मच्छर जहाँ भी पानी जमा है वहाँ अंडे देता है और वहाँ से उनकी पॉपुलेशन ग्रो करती है और मच्छर पैदा होते हैं। तो जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं जहाँ पानी जमा हो सकता है, जैसे जो आपने कूड़ कबाड़ फेंका है या आपके छत के ऊपर अगर प्रणाले बंद हैं या आपके घर में कूलर में पानी जमा है या फ्रिज की ट्रे में पानी जमा है या बारिश के बाद गमलों में या लॉन में पानी इकट्ठा हुआ है, ये तमाम जगहें जो हैं ये मॉस्किटोज की ब्रीडिंग साइट बन जाती है। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी गवर्नमेंट एजेंसी कि वो हर किसी के घर में जाके चीज़ों को रैपिडली क्लियर आउट करे। तो हम सबकी जिम्मेदारी है
कि अपने घर का मुआयना करें, जहां भी पानी जमा है, जो ब्लीडिंग स्पॉट है पोटेंशियल, उनको ठीक करें। हमारा एक तरीका होता है कि जो पुराने टूटे बर्तन हैं या पुराने टायर्स हैं उनको हम छतों पे फेंक देते हैं, गैरेजेस में फेंक देते हैं। ये भी बहुत हॉट फेवरेट होते हैं मॉस्किटोज की ब्रीडिंग के लिए। तो इन चीजों को हमें टाइमली एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर आपने पानी स्टोर किया हुआ है तो उसको ढांप के रखें ताकि उस पर मच्छर आकर अंडे ना दें और फिर मच्छरों की अफजाइश ना हो और बीमारी फैलने का बायस ना बने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई अलामात आ रही है तो आप फौरन हॉस्पिटल में जाके रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर आपको अलामात है और मच्छर आपको काट के किसी और को काटेगा तो वो बीमारी को फैलाने का बायस बनता है। इसलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजीज और उस डिजीज को फिर कर्टेल वहां से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल डॉक्टर साहबा, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि इब्तिदाई अलामत क्या है। जैसे अगर किसी को डेंगू है तो उसको कैसे पता चलेगा? बुखार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि मुझे आवाज़ नहीं आई। जी, आप अगर मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज़ बताएगा कि इब्तिदाई अलामत जो हैं वो क्या है डेंगू की, कि किसी भी इंसान को बआसानी पता चल जाएगा। उसे फीवर है, जिस समय खारिश है, धब्बे पड़ रहे हैं, तो पता चले कि अच्छा ठीक है, हो सकता है मुझे डेंगू हो, फौरन से वो अस्पताल का रुख करे। जी, जो डेंगू बुखार है क्योंकि तो सबसे इम्पोर्टेंट या एसेंशियल क्राइटेरिया वो बुखार का होना है। अच्छा। बुखार आमतौर पे हाई ग्रेड होता है, 103-104 डिग्री का बुखार होता है और इसके साथ जिस्म में शदीद दर्द होता है। अभी अर्लियर रिपोर्ट में जैसे बताया गया, इसे ब्रेकिंग बोन फीवर कहते हैं। तो जैसे कि हड्डी के टूटने की दर्द है, इतनी शदीद दर्दें जिस्म में होती है। इसके अलावा पट्टों में दर्द, जोड़ों में दर्द भी इसमें शामिल है। आंखों के पीछे दर्द, सर में दर्द, जिस्म के किसी हिस्से से खून का आना और जिस्म के किसी हिस्से पे रैश बनना, कई दफा उल्टी और मतली की कैफियत भी होती है। ये टिपिकल फीचर्स हैं डेंगू फीवर के। तो बुखार के साथ अगर आपको कोई सी दो अलामात आ रही हैं, जिसमें सर दर्द, पट्टों का दर्द, जिस्म के जोड़ों में दर्द होना, आंखों के पीछे दर्द होना, रैश का होना या जिस्म के किसी हिस्से से खून आना या मतली या उल्टी की कैफियत या पेट में दर्द, तो आपको डेंगू बुखार का शुबा है और आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। का एक सादा टेस्ट हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है और वो अगर वायरल फीवर की तरफ डायग्नोसिस जा रहा हो तो हमारे व्हाइट सेल काउंट और प्लेटलेट काउंट जो के जमने वाले ज़रात हैं वो थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं और ये एक इंडिकेशन होती है कि प्रोबेबली ये डेंगू फीवर हो सकता है। और फिर इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट किए जाते हैं जिसमें एंटीजन का टेस्ट भी है और सीरोलॉजी भी है और पीसीआर के जरिए भी इसको कंफर्म किया जाता है। डॉक्टर साहब, लास्ट में आवाम की आसानी के लिए बता दें बचाव कैसे मुमकिन है। एक तो ये हो गया ना कि आप घरों में पानी ना भरें, लेकिन जब आप बाहर जा रहे हैं तो जैसे कि कहा जाता है कि फुल स्लीव्स वाले आप कपड़े पहने और इसके अलावा आप ऐसे लोशन इस्तेमाल करें कि मच्छर आपके करीब ना आए, आपको काटे ना। बिल्कुल, तो आप प्लीज़ ज़रा आवाम की आसानी के लिए ये भी बताएगा। जी देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है दैट यू हैव टू फाइट द बाइट एंड द बाइट इज ऑफ अ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जो मेजर्स हैं उसमें फुल आस्तीन के कपड़े हैं, शॉर्ट्स ना पहने। जो आपके अनएक्सपोज्ड एरियाज हैं उनको तो आपने कवर कर लिया है, लेकिन जो एक्सपोज्ड एरियाज हैं उनको मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें ताकि आप मच्छर के काटने से बचें। अगर आपने हाथ धो लिए हैं, वुजू कर लिया या स्विमिंग कर लिया तो उसको रीअप्लाई कर लें। रात को सोते वक्त मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, अगर बाहर सो रहे हैं कॉइल और मैट का इस्तेमाल करें। और डॉन और डस्क के वक्त ये मच्छर ज्यादा एक्टिव होता है। तो सुबह सूरज तुलू होते वक्त और सूरज गुरूब होते वक्त अगर आप आउटडोर एक्टिविटी में किसी में इन्वॉल्व है तो मेक श्योर करें कि आप रिपेलेंट का इस्तेमाल किया हुआ है और आप जो है वो फुली कवर्ड है, यानी फुल आस्तीन में पहने हुए हैं। और ठीक है, एहतियाती तदाबीर है, अगर हम अपना लें तो हम बहुत हद तक मच्छर के काटने को अवॉइड कर सकते हैं और बीमारी से बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सौम्या, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और ऑब्वियसली कोविड ने हमारी जो आदत हैं वो बहुत ज़्यादा बदलती हैं टुवर्ड्स दी हेल्थ, तो उन्हीं आदत को कैरी करते हुए हमें दीगर जो बीमारियां इस तरह की जो आउटब्रेक्स हैं उनसे भी हमें होशियार रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि कोविड करते करते ना हम बहुत सारी दीगर बीमारी से अपना ध्यान हटा चुके हैं, तो प्लीज़ ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है। डेंगू जैसे कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा मच्छर जो हैं वो परवरिश पाते हैं साफ़ पानी में, तो आपने घरों में पानी को नहीं भर के रखना। अगर आप भर के रख रहे हैं तो उसे ढाँप दे, फुल स्लीव्स वाले बाजू बने ताकि आपकी सेहत जो है वो बच जाए। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे और जनाब वो ख़बर ये है कि पानी अब जो ज़ाया करेगा ना
उसको पेनल्टी लगेगी, यानी उसकी गिरफ्तारी होगी। अगर गाड़ियाँ धोने और बिला वजह छिड़काव करने पर आपको जो है मुआवजा भी हो सकता है, जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा, घर के पानी का कनेक्शन भी काट दिया जाएगा। लाहौर में वासा ने बड़ा फैसला किया है। वासा हुकाम के मुताबिक पानी के ज़िया को रोकने के लिए वाटर मीटर भी लगाए जाएंगे। इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है MD वासा जाहिद उज़ैर साहब ने। जाहिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये वाटर मीटर लगाना एक तो मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लाहौरी वैसे तो सुनते नहीं है किसी की बात, और अगर ये लग भी जाए तो कोई ना कोई जुगाड़ वो लगा लेंगे। ये जो पानी की ज़ाया करने को रोकथाम के हवाले से जो काम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है, लेकिन प्लीज़ मुझे समझाइएगा इस पर अमल किस तरह से होगा। लाहौर में ये जो पानी की कंजर्वेशन है या पानी के बचाव के लिए बहुत सारे इकदाम किए जा रहे हैं, जिसमें वाटर मीटर्स हो गए, रिसाइकलिंग हो गई। लेकिन जो सबसे अहम है वो ये है कि लोग जो पानी पाइपों से ज़ाया करते थे अपने रैंप्स को धोने के लिए या गाड़ियों को पाइपों से धोते थे, और ये आम तौर पे ये कार्रवाई सुबह के वक्त लोग करते हैं, चाहे कारोबारी हज़रात हों या घरों में, तो उनके ऊपर जुर्माना आयद किया गया है और कैद की सज़ा भी हो सकती है। जो पुलिस की डॉल्फिन फोर्स है वो रोज़ाना जब शहर में गश्त करती है तो ऐसा कोई भी इवेंट उसकी तस्वीर उतार के वासा को रिपोर्ट कर देती है। उसके अलावा वासा के अपने जो फील्ड के अफसरान हैं या मुलाजमीन हैं वो भी मूव करते हैं और कैमरों के साथ, तो अगर कोई पाइप से गाड़ी धोता हुआ या रैम धोता हुआ पाया जाए तो उसकी तस्वीर उतरती है और उसके बाद उसको चालान उसके घर पहुंच जाता है उसी दिन। 2000 रुपये है किसी घर पे अगर ऐसा हो रहा हो, और अगर किसी कारोबारी मरकज़ पे हो रहा हो तो 5000 रुपये, और साथ 3 माह की कैद का भी है। तो अगले दिन अगर वो जुर्माना जमा ना कराएं तो उनका पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है। तो ये इकदाम हमने शुरू किए हुए हैं और उसके नतीजे में खातर खा लोगों के रवैयों में तब्दीली नोट की जा रही है। जाहिद साहब, अब तक कितने घरों के पानी के कनेक्शन आप लोग काट चुके हैं? अब तक हमने कोई तकरीबन 22 लाख रुपया जुर्माना इकट्ठा कर लिया हुआ है इसका, और इससे आप अंदाज़ा करें कि कितने वसी पैमाने पे ये हमने ये कार्रवाई की हुई है। और कनेक्शन काटने का लोगों को पता है कि अगले दिन कट गया तो फिर उनकी ज़िंदगी का तअत्तुल आ जाएगा और उसके जो मामलात हैं नहीं चल सकेंगे, तो इसलिए वो हमेशा ही जमा करा देते हैं पैसे बर वक्त। सही। और इससे कमी आ रही है लोगों की। बाल्टी से वो धो सकते हैं रैम्प, बाल्टी से गाड़ी भी धो सकते हैं, लेकिन पाइप से नहीं धो सकते जी। अच्छा, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि मिनिमम जो है इसमें आप लोगों ने क्या जुर्माना रखा हुआ है, एक चीज़, और दूसरी चीज़ वाटर मीटर ये कैसे काम करेगा, किस तरीके से ये पानी के ज़िया को शो करेगा, ये इसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ जानने में। सबसे पहले तो ये है कि जुर्माना 2000 रुपये है घरेलू सारफ के ऊपर, और 5000 रुपये है जो कमर्शियल या कारोबारी मुकाम पे अगर पानी ज़ाया हो रहा हो। वाटर मीटर्स हम लगा रहे हैं मरहलावार, 2 साल में हर घर में मीटर कम्प्लीटली यानी लग जाएगा। 7 लाख से ज़्यादा सार्फिन हैं जिनमें मीटर लग जाएंगे, और उसका ऑनलाइन डाटा हमारे सिस्टम में ट्रांसफ़र होगा। तो वो एक ऐसा डिटरेंट है या जिसे कहते हैं डरावा है कि अगर मीटर लगा हुआ है तो कोई भी नहीं चाहेगा कि वो पानी को ज़ाया करे। वो खुद ही उसे पता है कि बिल ज़्यादा आएगा, मीटर के ऊपर बिल आएगा, तो उस लिहाज से वो पानी ज़ाया करने से इजतनाब करेगा। तो ये 2 साल में हमने ये कंप्लीट कर देना है प्रोजेक्ट, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे है। प्राइवेट इन्वेस्टर खुद ही फैक्ट्री लगाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अभी मीटर बन नहीं रहे। तो ये एक नया इनिशिएटिव है जो पंजाब गवर्नमेंट ने लिया है। अच्छा, अगेन वही वाली बात कि कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों का जो पानी का कंजम्पशन है एवरेज पे हम जाहिर सी बातें निकालते हैं, तो हम इसको कैसे गेज करेंगे कि ये इस दिन या इस महीने इसने पानी ज़्यादा कंज्यूम किया है ड्यू टू एनी एक्टिविटी इन द होम, या फिर ये पानी ज़ाया हुआ है, इसको हम कैसे गेज करने जा रहे हैं? असल में अब तो बिल ही पानी के मीटर की बेस पे आएगा, रीडिंग की। जैसे बिजली का आपका मीटर है उसकी रीडिंग पे आपका बिल आता है, और गैस का भी ऐसी होता है। पानी का भी आपकी जो रीडिंग है वो ऑनलाइन हमारे सिस्टम में आ रही होगी। कोई मीटर रीडर नहीं जा रहा होगा, वो खुद ही रीडिंग हमारे सिस्टम में आ रही होगी। तो उसमें जितने गैलन्स कोई बंदा यूज़ करेगा उतना ही उसका बिल आएगा। तो यकीनन वो जो ज़ाया करने वाले हजरात हैं, जब वो देखेंगे कि उनका बिल बढ़ गया है तो वो ज़ाया करना छोड़ देंगे। तो ये एक डिटरेंट होगा और उनको पता होगा कि हमने जितना ज़्यादा ज़ाया किया उतना ही बिल आ जाना है।
सही। और जैसे आप बता भी रहे ना कि आवाम बड़ी जो है वो अब मोहतात हो गई है। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे हमारे। यकीनन अब जो आवाम है ना, क्योंकि लाहौरियों को जरा पानी वाफर मिकदार में मिल जाता है ना, टैंकर नहीं। आई एम सॉरी, मैं अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैं अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि हम ये गेज कैसे करेंगे कि ये पानी ज़ाया हुआ है या फिर ये पानी कहीं उन्होंने इस्तेमाल किया। खैर बाल्टी में कर सकते हैं, वो करें बाल्टी में। सर करें ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो मीटर कैसे बताएगा कि चोरी हुआ है कि ये कंज्यूम किया है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी अहम तारीखी तस्वीर थी इस खित्ते की, शरबत गुला। याद होगा आप लोगों को कि काफ़ी साल पहले एक जर्नलिस्ट ने उनकी तस्वीर खींची थी कि जो आनी आन में वायरल हो गई थी। ये जो अलमिया था अफगान पनागुज़ीन का, आंखों में अपने रंग दिखा रहा है। अब ये एक नई तस्वीर है इस बार। शरबत गुला के जो फोटोग्राफर थे स्टीव मैकरी, ये कहते हैं कि मैंने जब ये तस्वीर देखी, ये नई वाली, ये शरबत गुला की पिक्चर है जो उन्होंने काफ़ी अर्से पहले खींची थी। उसके बाद इनको काफ़ी ढूंढा गया और उसके बाद ये पाकिस्तान के एक पनागुज़ीन कैंप से मिली थी। बट रिसेंटली इटली के सिसिली एयरबेस में एक और तस्वीर खींची गई है और वो तस्वीर एक शरबत गुला या एक खातून नहीं है, बल्कि 3 बच्चियां हैं और 2 बच्चियां हैं और एक उनकी वालदा हैं। ये जो आंखों में खौफ था शरबत गुला के, ये आंखों में जो पनागुज़ीनी का एक डर था, वो खौफ और वो डर अब जो नई तस्वीर आई है सिसिली एयरबेस से, उसमें भी ये देखी जा सकती है। तो शरबत गुला की या ये जो 2 बच्चियां और उनकी वालदा, उनकी आंखों में जो मुंतज़िर हैं, वो मुंतज़िर इमदाद, मुंतज़िर नई उम्मीद। दुआ करते हैं कि 1984 वाली सिचुएशन, उसके इतने अरसे बाद अफ़गानिस्तान रिवाइव हुआ, अफ़गानिस्तान को इतना अरसा अब दोबारा रिवाइव होने में ना लगे। आमीन। आगे बढ़ते हैं और KPK असम्बली की बात करते हैं, जहां आने वाले 9 मुल्क को भी अब साथ लेकर आ सकेंगे। क्यों? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बेबी फ्रेंडली सेंटर बना दिया गया और सेंटर के लिए ये जो मुख्तस कमरा है ना, इसको बड़े ही प्यार से, बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। हमारे नुमाइंदे सज्जाद हैदर से मज़ीद जानेंगे। जी सज्जाद। जी बिल्कुल, हम इस टाइम यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मौजूद है और खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार जो है बच्चों का डे सेंटर कायम किया गया है और वो भी जो है खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में ख़वातीन अरकान का यहाँ पर जो है मुतालबा था कि वो जो बच्चों के साथ यहाँ पर आती है तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए कुछ नहीं है, तो उस पर स्पीकर ने जो है डे केयर सेंटर कायम करने का हुक्म दिया था, जो कि कायम कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ पे रुकन सूबाई असम्बली मदिया निसार मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे आप लोगों का मुतालबा था डे सेंटर कायम हो गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, जब हम लोगों ने यहाँ असम्बली में आए और हमने अपना चार्ज लिया तो हमें सबसे पहला जो चीज़ देखने को मिली वो ये था कि असम्बली को हम बेबी फ्रेंडली नहीं समझ रहे थे और हमारे साथ बेशतर MPs ऐसी थी जिनके छोटे बच्चे थे, तो उनको बच्चों को घर छोड़ने में भी प्रॉब्लम होती थी और यहाँ वो ला नहीं सकती थी। तो उस टाइम हमारी कॉकस ने ये आवाज़ उठाई कि हमने असम्बली को बेबी फ्रेंडली बनाना है और यहाँ पे एक ऐसा सेंटर कायम करना है जहाँ हम अपने बच्चों को लेके आ सकें। और चूँकि हम लोग यहाँ पे तकरीबन पूरा दिन गुजारते हैं तो हमें ये होता है कि हम उस तरह बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकते जब हमें अपने बच्चों की फ़िक्र होती है। और जब हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे बच्चों को सेफ़ होना चाहिए, फिर हम मुल्क के बच्चों के को सेफ़ करने में अच्छा इक़दाम, उनके लिए अच्छा काम कर सकेंगे। तो उसी नज़रिए को लेते हुए हम लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास की और फिर हमने असम्बली को एक मॉडल बनाया है और यहाँ पे एक डे केयर सेंटर बनाया। अच्छा, क्या कहेंगे सूबे में दीगर जगह जहाँ पे वर्किंग वुमेंस वगैरह काम करती है उनके लिए भी ऐसी कोई आवाज़ उठाई जा रही है, करारदाद लाई जा रही है डे केयर सेंटर कायम करने का मुताबिक? करारदाद आई थी, वो तो सब सारों को जो है वो उनका अहाता करती थी, जितने भी सरकारी इदारे हैं या जो भी ऑफिसेज़ हैं वहाँ पे ये था कि वहाँ उधर बच्चों को लाने की इजाज़त हो और वहाँ पे एक डे केयर सेंटर बनाया जाए। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मॉडल हमने क्रिएट किया है यहाँ पे असम्बली में कि जब हम कर सकते हैं तो हाँ, अब बाकी भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हमारी साथी पार्लियामेंटेरियन नेक्स्ट फेज़ में सेक्रेटेरिएट में बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ रुकन असम्बली मौजूद थी और इनका यही कहना था कि डे केयर सेंटर जो पहली दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बना दिया गया है, यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए टॉयज़ भी मौजूद है, डाइनिंग का अलग से इंतज़ाम किया गया है, जबकि बच्चों के कार्टून के लिए LED भी यहाँ पर नस्ब की गई है। और इनका यही कहना था कि अब इनकी जो है मशावरत जारी है कि इसके ऊपर एक मशावरत की जाए और एक कानून तैयार किया जाए ताकि पूरे सूबे में डे केयर सेंटर जो है बच्चों के लिए कायम किया जा सके, जो कि वर्किंग वुमेंस होती हैं उनको जो मुश्किलात होती हैं उसका अजाला किया जा सके। चलें जी, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर से बात करेंगे क्रिकेट की, और क्रिकेट के मामला जो पिछले दिन हमने देखे, क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं। प्रोग्राम के इब्तिदा में हमने आपको बताया था कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के खेलने से इनकार पर पाकिस्तानी फैंस पीसीबी हुकाम सख्त नाला हैं, सख्त नाराज़ नज़र आ रहे हैं। और हकीकत है कि जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हमारी ज़रूरत थी तो पाकिस्तानी टीम ने भरपूर उनका साथ दिया। कोरोना और दहशतगर्दी के वाक़यात के बावजूद दोनों ममालिक में जाकर मैचेस खेले गए, लेकिन जब पाकिस्तान का वक्त आया तो दोनों ममालिक ने क्या किया, पेट दिखा गए, भाग गए। अब पाकिस्तान के पास मुतबादिल क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है, किन किन ऑप्शंस पर पाकिस्तान क्रिकेट काम कर सकती है, ये एक अहम सवाल है। बिल्कुल, और ये तमाम तर सवालात आज हम उठाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स तजज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। मिर्ज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो अब ऑप्शंस पे बात करें कि आने वाली प्रिपरेशन पे बात करें, क्योंकि ऑप्शंस के लिए टाइम बड़ा कम रह गया है। 17 अक्टूबर जो है वर्ल्ड कप शुरू होना है T20 का, तो ऐसे में क्या स्ट्रेटजी अपनाएं हम? इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान लाने पे फोकस करें या फिर वर्ल्ड कप पे फोकस करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह खैर फैसल, आपको भी और महक को भी। मसला ये है कि अब हमारे पास वक्त, आपने जैसे खुद कहा कि वक्त बहुत कम रह गया है। अब इस वक्त में हमें तमाम तर अपना फोकस फैसल करना होगा वर्ल्ड कप पर, कि अगर वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो कम से कम हम अपने न सिर्फ आंसू पोंछने में कामयाब होंगे, बल्कि दुनिया को ये पैगाम देंगे कि पाकिस्तान की टीम टॉप की टीम है। अब आप देखें कि इंग्लैंड का दोहरा मयार, के पहले शायद आपसे बात हुई थी कि लेस्टर में जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम मौजूद है और उसका इंग्लैंड के साथ वीमेन टीम का मैच होना था, और होटल में इत्तला आई कि जी होटल में बम रखा हुआ है, और ईमेल आ गई, और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अगरचे प्रैक्टिस सेशन कैंसिल किया लेकिन उन्होंने अपना दौरा मंसूख नहीं किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और फिर उसके बाद अगर हम इंग्लिश टीम की बात करें, अगर इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की बात करें फैसल, तो गुज़िश्ता 3 बरस में अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग में आने वाले इंग्लिश प्लेयर्स को देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि गुज़िश्ता 3 बरस में 2019 में जो थे वो 15 प्लेयर्स आए, 2020 में जो थे वो 14 प्लेयर्स आए, और 2021 में 12 इंग्लिश क्रिकेटर्स आए। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उनके लिए पाकिस्तान सेफ जगह है जहां उन्हें डॉलर्स मिल रहे हैं, और जब टीम की सूरत में वो ट्रैवल कर रहे हैं तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल है। तो ये दोहरा मयार है। आपने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। अब हमारा 23 सितंबर से, कल से T20 नेशनल कप टूर्नामेंट शुरू हो रहा है रावलपिंडी में। तमाम टॉप के क्रिकेटर्स खेल रहे हैं, और फिर उसके बाद इसका दूसरा मरहला लाहौर में होगा। कम से कम हम इसके ज़रिए अपने क्रिकेटर्स को प्रैक्टिस देंगे, लेकिन वर्ल्ड कप से कबल कोशिश कर रहा है, जो मुझे इत्तलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड श्रीलंका की टीम आ जाए, कम से कम 3 T20 हो जाए। तो अभी देखें सूरत हाल क्या बनती है। अब हमारा मेन फोकस तो वर्ल्ड कप पर ही होना चाहिए फैसल, और हमें खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देनी चाहिए। अच्छा, ऑब्वियसली हम इस पर भी आगे चल के श्रीलंका की जो बात है वो भी करेंगे, बट सिचुएशन ये है कि अब इंग्लैंड के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। जो उनके फॉर्मर टेस्ट कैप्टन हैं, माइक आथरटन हो गए या फिर दीगर खिलाड़ी हो गए, इवन के जो उनकी विमेन प्लेयर्स हैं खुद ये कह रही हैं उस तीसरे T20 के एंड पे स्टेडियम में मौजूद होके कि जी इट वुड हैव बीन ग्रेट अगर हम वहाँ पे टूर करते। ये पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट की तारीख में पहली मरतबा होता कि इंग्लिश विमेन क्रिकेट टीम यहाँ पे आ रही है, कितना तो बूस्ट मिलता। लेकिन प्लेयर्स खुद कह रहे हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि बात क्या हो रही है। माइक आथरटन ये बात कर रहे हैं। मेरा ये सवाल है कि ये फ्यूचर टूर प्रोग्राम के तहत 1-2 दिन पहले तो प्लान नहीं हुई थी ना ये सीरीज़, ये तो सीरीज़ काफ़ी अर्से से प्लान थी। तो ECB का ये जो उज़्र उन्होंने पेश किया है कि हमारे खिलाड़ी फटीग्ड ना हो, हमारे खिलाड़ियों की मेंटल फिटनेस जो है वो ज़रा कर्ब ना हो, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? फैसल, अगर फटीग ना हो उनके खिलाड़ी तो IPL में तो खेल रहे हैं ना, ऑयन मॉर्गन समेत तमाम के तमाम क्रिकेटर्स खेल रहे। ये तो बहाना था। देखिए, अब वो सिक्योरिटी का उन्होंने बहाना नहीं किया। जो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज इशू किया अपनी मीटिंग के बाद, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं जहनी और जिस्मानी सेहत। तो समझ में नहीं आता। इससे साफ उनकी जो इंटेंशंस हैं उसका पता चलता है कि चूंकि न्यूजीलैंड ने टूर कैंसिल किया, इसलिए इंग्लैंड ने भी टूर कैंसिल कर दिया, और जिसकी वजह से आज उन्हें बड़ी लान तान का सामना करना पड़ रहा है। आपने माइकल एथरटन की बात की, उनके एक और सहाफ़ी हैं जॉर्ज डॉबेल, उनके एक और सहाफ़ी हैं पीटर ओबोन, सब ने उनको मुकम्मल तौर से क्रिटिसाइज किया है
कि ये इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड का ये अच्छा इकदाम नहीं है। इवन वहाँ पर जो तमाशाई हैं, जो काउंटी क्रिकेटर्स हैं, उन तक ने ये कहा है कि इंग्लैंड को 4 दिन तो रहना था फैसल, सिर्फ 4 दिन पाकिस्तान में, 2 T20 खेलकर 13 और 14 को 15 को चले जाना था, इन्होंने 11 को आना था। आप 4 दिन में भी वो फटीग महसूस कर रहे हैं, जबकि वर्ल्ड कप के लिए वो जाएंगे। तो ये समझ में आता है उनकी ये क्या इंटेंशंस थी। बिल्कुल इकबाल भाई, क्योंकि ये जो उज़र है ना, ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हीला बहाना है, ये क्या है, ये किस तरह का इन्होंने जवाब पेश किया है। एक और चीज़ मुझे बताएगा कि गुज़श्ता रोज़ कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि शायद श्रीलंका की जो टीम है उसको दौरा पाकिस्तान की दावत दी जाए, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए महक, मुझे जो मेरे ज़राए ने कल बताया कि वहाँ पर बातचीत चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से श्रीलंकन क्रिकेट की, लेकिन श्रीलंका का स्केड्यूल बड़ा टाइट है, तो इनको कन्विंस किया जा रहा है कि कम से कम 3 T20 मैचेस आप पाकिस्तान आकर खेले। तो अब कहाँ तक बात बनती है? श्रीलंका तो हमेशा से हमें बुरे वक्त में उसने हमारा साथ दिया है। इससे पहले भी श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, वो इसलिए ना इकबाल भाई, इसलिए ना क्योंकि हमने श्रीलंका का बुरे वक्त में साथ दिया, साफ सी बात। हमने तो और भी ममालिक का बुरे वक्त में साथ दिया था, लेकिन वो पीठ दिखा गए। बट टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, जिस वक्त वहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी, तमिल टाइगर्स थे, उधर भी जाके हमने क्रिकेट खेली। प्लस सर आप तो बेहतर, यू हैव बीन एन आई विटनेस कि हमने पाकिस्तान ने किस तरह श्रीलंकन टीम को डेवलप किया है लेट 80s और 90s में। बिल्कुल फैसल, आप जो देखें श्रीलंका को जब टेस्ट स्टेटस मिला तो जो पहला दौरा श्रीलंका ने बंदूला वर्नापुरा की कप्तानी में किया, वो पाकिस्तान का दौरा था 1981-82 में, और हमने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है। 1996 के वर्ल्ड कप में जब बेशतर गोरी टीमों ने जाकर श्रीलंका खेलने से इनकार कर दिया था, पाकिस्तान ने उन्हें सपोर्ट किया। तो लाजिम बात है, और महक ने सही पॉइंट रेज किया कि श्रीलंका तो हमें सपोर्ट करेगा, लेकिन जिन लोगों को हमने मुश्किल हालात में सपोर्ट किया, जिन्हें हमने रेस्क्यू किया कि टेलीविजन राइट से वो बैंकरप्ट होने वाले थे अगर टेलीविजन के मैचेस पाकिस्तान के नहीं दिखाए जाते इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने हमें क्या दिया। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा की ये स्ट्रेटेजी सही है कि अब बहुत पानी सर से गुजर गया, वक्त हो गया, अब हमें उनका जवाब यही देना चाहिए। हमें उनको कन्विंस करना चाहिए कि हम पाकिस्तान में ही खेलेंगे, हम कहीं और नहीं खेलेंगे अगर कोई सीरीज़ है न्यूट्रल वेन्यू पर। और फैसल, शुरू में जो आपने जो बात उठाई, जो पॉइंट उठाया, वो ये था कि ये तो फ्यूचर टूर प्रोग्राम का हिस्सा FTP का, लेकिन ये वाले जो 2 T20 थे, ये FTP का हिस्सा नहीं थे, ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय किए गए थे, क्योंकि 2006 के बाद से इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया गुज़िश्ता 15 बरस में। हाँ, न्यूजीलैंड की टीम का दौरा जिसमें के 3 वनडे और 5 T20 थे, वो FTP का हिस्सा थे। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्ट्रेटजी क्या होती है। कल रमीज राजा ने कहा कि हम एशियन ब्लॉक बनाना चाहिए, हमें तवज्जो देनी चाहिए। एशियन ब्लॉक में आपको सिवाय भारत के, क्योंकि अब अफगानिस्तान में भी हुकूमत तब्दील हो गई है, तो हो सकता है क्योंकि उनके वो नए चीफ एग्जीक्यूटिव आ गए अफगानिस्तान के, तो अब अफगानिस्तान भी आपकी तरफ झुकाव उसका हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को भी आप कन्विंस कर सकते हैं। अगर ये 4 ममालिक इकट्ठे हो जाएं, एशियन ब्लॉक बन जाए, तो आप अपनी बात को ज़्यादा मौसर अंदाज से ICC में मनवा सकते हैं। बिल्कुल। अब मामलात ये हैं कि आखिरी आपसे यही सवाल है कि रमीज़ राजा साहब ने ये तो कहा कि हम एशियन ब्लॉक बनाएंगे। गॉन आर द डेज व्हेन वी वर एशियन जायंट्स। मिर्ज़ा भाई, बिल्कुल रमीज़ साहब के आते ही बहुत सारी चीज़ें उन पे पड़ गई हैं और क्रेडिट गोज़ टू हिम कि किस तरीके से वो इस प्रेशर को सस्टेन कर रहे हैं। बट जब हम एशियन ब्लॉक बनाने की बात करते हैं, लेट 90s और अर्ली 2000s में हम एशियन जायंट्स थे, वी आर नो मोर एशियन जायंट्स। एशिया में भी आई एम रियली सॉरी टू से हमारी कौन ही बात कर रहा है। श्रीलंका के अभी आपने देखा जो हालिया सूरत हाल बनी थी, उनके फाइनेंशियल मामला बहुत बिगड़ गए थे, तो इंडिया ने वहाँ जाकर क्रिकेट खेल के और उसको फिर सहारा दिया। बांग्लादेश कितना ही फ्रेंडली है आपसे, ये भी आपको बहुत अच्छी तरह पता है, और अफगानिस्तान में सूरत हाल जो भी बनी रही है। तो ऐसे में एशियन ब्लॉक कैसे बनेगा मिर्ज़ा भाई? बिल्कुल आपने सही कहा फैसल, कि है तो मुश्किल काम, लेकिन जो सिचुएशन तब्दील होती जाएगी जब, तो डेफिनेटली रमीज राजा कन्विंस कर सकते हैं। रमीज राजा के ताल्लुकात हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर चुके, कमेंट्री वगैरह कर चुके। अगर आप कन्विंस करना चाहें, अगर आप सबको इकट्ठा बिठाकर बात करना चाहें, जिसकी राह में रुकावट तो ज़रूर भारत बनेगा,
लेकिन अगर ये चाहें, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कन्विंस हो सकते हैं। क्योंकि देखिए इन ममालिक को, अब पाकिस्तान आपने बात की, फैसल एशियन क्रिकेट काउंसिल के पाकिस्तान चेयरमैन भी रहा है, जब तौकीर ज़िया थे वो चेयरमैन थे, फिर ज़का अशरफ थे। तो पाकिस्तान की माजी में जो रिवायत रही है कि माजी में पाकिस्तान इनके साथ रहा है, लेकिन ये गुज़िश्ता चंद बरस से हमारी ख़राब लॉबिंग की वजह से हम लोग तन्हा होते चले जा रहे थे। तो मेरे ख्याल में अगर इस पर काम किया जाए तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो सकता है। वो आपने बिल्कुल सही कहा, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, व्हेन देयर विल बी डॉलर बिल्स देयर विल बी अ वे। जब हमारी क्रिकेट इकोनॉमी बहुत तगड़ी होगी तो ही एक, या तो हम जीतना शुरू कर दें या फिर हमारे क्रिकेट में इतना स्पॉन्सर आ जाए कि हम अट्रैक्ट करें। सिर्फ इस पर मुख्तसर कमेंट कीजिएगा, फिर आपसे इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल स्पॉन्सर लाना है, क्योंकि भारत को आप देखेंगे IPL जो हो रहा है, $6 मिलियन का उन्होंने प्रॉफिट कमाया। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी स्पॉन्सर्स आए और राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो। PCB में अगर कोई डायरेक्टर कमर्शियल आता है तो कॉम्पिटेंट आदमी आए तो डेफिनेटली हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। क्रिकेट को एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा पीछे धकेलने की कोशिश की गई है और कुछ खराबियां हैं हमारे अंदर भी, बट नाउ इज़ द टाइम टू राइज अप फ्रॉम द एशेस। और जब हमारे साथ ये किया गया है तो हमने जो पंच है ना वो सही से पैक किया है और वो सामने वाले को दिया है। तो देखते ही ये हैं कि हमें ये मौका सही वक्त में याद आता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, मौसम का थोड़ा सा हाल जान लेते हैं। कराची में आंख मचोली ऊपर नीचे मामला होते रहते हैं। एक बार फिर बारिश की यहाँ पे पेशगोई तो कर दी गई है महग असलम, लेकिन कल से शुरू हो जाएगी ना, या आज रात से शुरू हो जाएगी। जैसा कि महकमा मौसमियात के मुताबिक नया सिस्टम आज रात दाखिल होगा। जुम्मे रात से हफ्ते तक बादल बरसने का इम्कान है, लेकिन सवाल ये कि क्या बादल खुल के बरसेंगे या फिर हल्की फुल्की सी बारिश होगी। वेदरमैन जवाद मेमन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। जवाद भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुड मॉर्निंग। ये जो आज रात से सिस्टम दाखिल हो रहा है कराची में और कह रहे हैं जी कि जुम्मेरात की रात से बारिश होगी, हफ्ते तक रहेगी, ये क्या हल्की फुल्की बारिश है, तूफानी बारिश है, कैसी बारिश मतवक्के है? जी बिल्कुल महक, ये बे ऑफ बंगाल से जो है एक सिस्टम इस वक्त राजस्थान के करीब मौजूद है और आज शाम रात से जो है ये सिंध के काफ़ी करीब आ जाएगा। तो थरपारकर रीजन वगैरह में तो काफ़ी बारिशें हो रही हैं और आगे भी इंशाल्लाह होती रहेंगी। कराची के हवाले से अगर बात करें तो आज रात से कुछ लो चांसेस हैं, जबकि मेजर डेज जो हैं वो 23 तारीख से लेके 26 तारीख तक के हैं। इस दौरान अक्सर एरियाज में जो है वो दरमियानी दर्जे की बारिश रहेगी, कुछ गरज चमक भी हो सकती है, जबकि 24 तारीख से लेके 26 तारीख तक शहर के काफ़ी सारे एरियाज में एक आधा हैवी स्पेल भी इंशाल्लाह मुमकिन है। अच्छा, और ये कराची के सारे इलाकों में बारिश होगी, ये चंद कोई इलाके हैं जहाँ पे बारिश होगी? नहीं, ये तकरीबन वाइड स्प्रेड स्पेल है, क्योंकि ऑलरेडी एक मानसून का सिस्टम है, साथ ही साथ जो है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी बलूचिस्तान रीजन में मौजूद है। तो इसके मिक्सचर से उम्मीद यही है कि अक्सर एरियाज में जो है वो इंशाल्लाह अच्छी बारिशें होंगी। और खुदा ना खास्ता खाकम बदन अगर नहीं हुई बारिश तो फिर मौसम पे क्या इफेक्ट पड़ता देख रहे हैं? देखें, ऐसे तो फैसल भाई चांसेस तो काफ़ी हद तक अच्छे हैं और अगर इन केस अगर नहीं भी होती तो ये तो अभी जो आजकल जिस तरीके से मौसम चल रहा है कि समुद्री हवाएं हैं और मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा कोई शदीद हब्स या शदीद गर्मी नहीं है, ये ओवरऑल इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी। यानी तारीख पे तारीख मिलती जाएगी कि इस तारीख को बारिश होगी, नहीं उस तारीख को बारिश होगी। ये तारीखों वाला जो सिलसिला ना कराची वालों को शदीद अफसुर्दा कर देता है। नहीं, उम्मीद इंशाल्लाह मैं यही है कि ये जो आने वाला सिस्टम है, इनफैक्ट आने वाला ये जो पूरा महीना है और इवन के अक्टूबर के अर्ली डेज भी काफ़ी अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हैं कि मानसून इस टाइम भी पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक्टिव है और इवन यही देखने में आ रहा है कि मानसून के अक्टूबर के अर्ली डेज तक भी स्ट्रेच आउट हो जाए। ठीक है जवाद भाई, बेहद शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। अल्लाह करे कराची में बारिश हो जाए ताकि पकोड़े, समोसे और चाय हम एंजॉय कर सकें। आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं है, इसलिए हम अपनी टीमें वापस बुलाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दुनिया को बताते हैं कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और वो पाकिस्तानी नहीं है, वो दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। करतारपुर दरबार साहब में बाबा गुरु नानक की 482वीं बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात जारी है। दुनिया भर से सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए करतारपुर पहुंच रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान महफूज और पुरअमन मुल्क है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को कुछ सीखने, समझने और सुनने की ज़रूरत है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे काशिफ जावेद से। जी काशिफ। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और यहाँ के बासी अमन से मोहब्बत करने वाले हैं। इसकी जिंदा मिसाल दरबार साहब करतारपुर है, जो कि अकलियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है। आइए
यहाँ पे दुनिया भर से आने वाले सिख कम्युनिटी से पाकिस्तान के बारे में उनके जज्बात जानते हैं। कौन कहता है पाकिस्तान अमन का गवारा नहीं है। मैं हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाली हूँ और सारा पाकिस्तान आज़ादी से घूम के आ रही हूँ। मैंने पाकिस्तान की बहुत सारी जगह विजिट की हैं, मुझे कहीं पे भी कोई मसला नज़र नहीं आया। पाकिस्तान में अक़लियतों को अपनी मजहबी आबादत करने के मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। पाकिस्तान एक बहुत अमन और सुकून का मुल्क है, कोई इस मुल्क की तरफ अपने प्यार का कदम बढ़ा कर तो देखे। पाकिस्तान में अमन के ख़िलाफ़ बहुत दफ़ा साजिशी हुई है, लेकिन हमने मुँह तोड़ जवाब दिए और आइंदा भी अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साजिश होगी तो हम मुँह तोड़ जवाब देंगे इंशाअल्लाह। ये तो थे अक़लियतों के जज्बात, जबकि जहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान की तरफ की गई हर साजिश का मुँह तोड़ जवाब दिया गया, वहीं पे पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ पेश किया जाने वाला प्यार कई गुना बढ़ाकर पेश किया जाता है। कैमरामैन इब्राहिम रियाज के साथ मोहम्मद काशिफ जावेद, समा न्यूज़, करतारपुर, शकरगढ़। तो पाकिस्तान है ही पुराम लोग, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े प्यारे हैं और फैसल देखिए, हम साया मुल्क यानी भारत से जिनका मीडिया इतना बोलता रहता है, वहाँ से आके लोग कह रहे हैं। पूरी दुनिया से ऐसे जिन्होंने मना किया है ना टूर करने से, उधर यूके ते कनाडा दे भी सिख यात्री जो है वो पाकिस्तान पहुंच गए और सोचें कि हमारे अम के बारे में बात करें। सवाल ये निशान है आप लोगों की सोच पे। आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं एक ऐसी बाहिम्मत लड़की से, ऐसी बाहिम्मत खातून से जिन्होंने लियारी में इल्म की शमा रोशन करने की ठान ली है। आज हमारी वो ख़ास मेहमान बनी है। माहीन बलोच इनका नाम है। ताल्लुक़ इनका कराची के इलाके लियारी से है। कम उम्री में उन्होंने जनाब ये बड़ा अच्छा कारनामा अंजाम दिया और कम उम्री में ही कम उम्र जो बच्चे हैं ना उनको जुराइम और मनशियात से बचाकर उनका मुस्तकबिल महफूज बनाने की कोशिश भी की है। माहीन बलोच ने अपने घर के कमरे में 4 बच्चों को पढ़ाने से ये काम शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती चली गई और अब लियारी में एक अंजुमन से ली गई जगह पर स्कूल में बच्चों को वो पढ़ा रही हैं। माहीन के इस मिशन पर उनसे मजीद बात करेंगे। माहीन हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम माहीन, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? फाइन फाइन, बहुत शुक्रिया। माहीन, ये कहीं भी इस तरह की चीज़ होती है, बच्चों को पढ़ाना, हमने देखा शहर कराची में स्ट्रीट स्कूल भी कायम किए गए, लेकिन जिस इलाके में आप पढ़ा रहे हैं ना, माजी में वो उसकी जो फेम थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, एक चीज़। दूसरी चीज़, जिधर आपने काम किया है बच्चों पे, बिकॉज जो ज़्यादा लड़के बड़े हो गए तो उनको टेम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन छोटे बच्चों पे आपने काम किया। इस सारे सफ़र का आगाज़ कैसे शुरू हुआ और क्यों सोचा आपने ये काम करने का? जाहिर सी बात है, जिस एरिया से मैं बिलोंग करती थी, मैं खुद ऐसे प्रॉब्लम फेस करती थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। मैं हर इंटरव्यू में कहती थी कि मेरी बाबा की वजह से ही मैं इतने आगे तक आई हूँ और मैंने काम किया। तो मैं देखती थी कि मैं स्कूल जा रही हूँ, मेरे फैमिली में मेरे बच्चे, मतलब मेरे सिस्टर थे, मेरे और कज़न्स थे, वो स्कूल जा रहे थे, लेकिन हमारे एरिया में मतलब ये था कि बच्चे नहीं जाते थे, बहुत रेशियो कम था। तो मैंने मतलब ये सब तमाम चीज़ें सीखी मेरे बाबा के साथ। वो पढ़ाते थे, शाम के टाइम लड़के आते थे, वो उनके PhD करने में हेल्प करते थे। हमारे घर पे एक मिनी लाइब्रेरी भी है, तो मैंने उनको देख के स्टार्ट किया कि जब तक हम ही नहीं निकलेंगे तो लियारी को कौन पहचानेगा। एक ये भी बात थी ना कि आप जब तक खुद ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप ही को आगे बढ़ के चेंज करना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता होता है, उनके पेरेंट्स को नहीं पता होता है। अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पे पेरेंट्स डबल ड्यूटी करते हैं, डेली वेजर्स हैं, बच्चे भी काम करते हैं। इवन मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जो चाइल्ड लेबर हैं, वो खुद काम करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता है कि ज़िंदगी क्या है। तो उनको एजुकेशन की तरफ लाना बहुत चैलेंजिंग था, लेकिन अब 5 साल हो गए हैं, अब माशाल्लाह से लोग पहचानते हैं, लियारी बदल चुका है। कहते हैं ना कि हर दिन वही हालात नहीं रहते, अगर आप आगे बढ़ते हो, आप मेहनत करते हो तो आपके हालात चेंज हो सकते हैं। तो पहले मैं अकेली होती थी, काम करती थी, बहुत छोटी थी उस वक्त, पहले एक्सपीरियंस भी नहीं था। अब माशाल्लाह से 5 साल हो गए, एक्सपीरियंस भी है और टीम भी बना दी हम लोगों ने मिस्ताक फाउंडेशन के नाम से। एक तो ये था कि मुझे अपने कल्चर को भी आगे ले जाना था, तो इसलिए मैंने एक बलोची नाम रखा ताकि मैं दुनिया को दिखाऊं कि हम लियारी से, देखो ज़रूरी नहीं कि आप छोटे शहर से, छोटे इलाके से हो, आपका मुस्तकबिल बड़ा नहीं हो सकता। आपकी सोच अगर बड़ी है तो आप कहीं भी जा सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया, क्योंकि जब तक हम पढ़े लिखे नहीं होंगे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते। कोई भी इलाका ना वो छोटा बड़ा नहीं होता।
लोगों के जो रहते हैं ना वहाँ पे, वो सोच छोटी या बड़ी होती है। मैं 4 बच्चों से उन्होंने शुरू किया। मैं ये पूछने वाली थी कि 4 बच्चों से ये सफ़र शुरू हुआ, अभी सफ़र कहाँ तक पहुँचा, कितने बच्चे हैं जो कि आपकी फाउंडेशन में इस वक्त ज़ेर तालीम है? 4 बच्चों से हमने स्टार्ट की। ये कहानी तो बहुत ही मेरे लिए इमोशनल भी है। मैं बहुत ही मतलब ऐसा है कि मेरी फैमिली बन गई थी। तो अब माशाल्लाह से हमारे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि उन्होंने कॉलेज तक पहुंच गए। अभी रिसेंटली हमारे पास 60 से अबव बच्चों ने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दिए, क्योंकि हम इन बच्चों को तैयार करके कॉलेज भेजते हैं, उनको तैयार करके मैट्रिक के एग्ज़ाम करवाते हैं। प्राइवेट कुछ बच्चे नहीं जा सकते, जैसे बड़ी लड़कियों की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, तो हम उनको प्राइवेट सेक्टर में लगा देते हैं। लड़के जो हमारे साथ हैं, अब तो मैं बड़े बच्चों को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमें जब तक हम उनको रास्ता नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है वो गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो वो हम क्या करते हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में लगा देते हैं कि वो काम भी कर सके और आगे की पढ़ाई भी कर सके। अभी हमारे पास एक्टिव बच्चे 150 बच्चे हैं, उनमें 3 सेक्शन है। प्राइमरी सेक्शन है हमारे पास, लोअर प्राइमरी सेक्शन है और सेकेंडरी सेक्शन है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं मैनेजमेंट का काम देखती हूँ और ख़ुद इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। मेरे साथ जो मेरे टीम मेंबर हैं वो भी सोशल मीडिया के थ्रू मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, वो भी वॉलंटियर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी से कुछ पैसे लेते हैं, ना पैसे देते हैं। तो वो फेसबुक के थ्रू मुझसे कनेक्ट हुए हैं। कुछ इवेंट्स में आए, जैसे हम समर कैंप रखते हैं तो कुछ हमारे साथ इवेंट में कनेक्ट हुए हैं, तो वो क्लास लेते हैं। कुछ वीकली 3 दिन क्लास लेते हैं। इसी तरीके से हमारा काम चल रहा है। एक बड़ा अहम मुद्दा है, देखिए इस जैसे मैंने जिक्र किया पहले भी, स्ट्रीट स्कूल भी कराची में हमने देखे, और लोग अपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि ऑफ टाइमिंग्स में आसपास के जो स्लम एरियाज़ हैं उनके बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो जाकर उनको पढ़ाएं। बट जब हम बात लियारी की करते हैं, इट सैडन्स मी टू से दिस, बट उससे कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें जुड़ गई थी शुरू में, चाहे वहाँ पे जो लड़ाई थी एक वो मामला था, इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ों की तरफ बढ़ रहे थे, मनशियात हो गई, उसमें दीगर नेगेटिव चीज़ें हो गई। ये जो आपने काम किया है इसमें आप कैसे सक्सेसफुल हुए? बिकॉज एक ऐसी लत में पड़ना कि जिससे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होती बच्चों को निकालने में, तो आपने ये कैसे काम किया, उनको नशे से हटाना एक चीज़, उसके बाद उनको तालीम पे लगाना, आपने एक तीर से 2 शिकार कैसे किए? असल बात ये है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, जाहिर सी बात है हम लोकल स्कूल में पढ़ते थे लियारी के, तो मैंने खुद सवाल पूछने पे मार खाया। मतलब आप सोचे कि मैं जब स्कूल लाइफ में थी हम सवाल पूछने पे मार खाते, तो मैंने जब भी काम स्टार्ट किया तो मैंने वो एजुकेशन जो सिस्टम हमारा है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना ज़रूरी है, तो वो क्या करते वो बस पैरट बनाते, रट्टाफिकेशन करते। तो मैंने इस चीज़ को चेंज किया, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली बच्चों में काम नहीं करेंगे, अगर मैं किसी चाइल्ड लेबर को लिख कर आऊँ, उसे एक बुक दे दूँ तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, उसे इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो हमने क्या किया, हम उनको डेली लाइफ के बारे में बताते थे। हम जैसे मेरी बड़ी सिस्टर है हानी बलोच, तो वो क्या करती थी, वो हमें एक्टिविटीज़ प्लान करवाती थी। जैसे हम छोटे छोटे एक्टिविटी करते थे, गिफ्ट सेरेमनी करते थे, ताकि हम उनको मोटिवेट करें। एक तो होता है ना एप्रिसिएशन, जब तक आप इन बच्चों को एप्रिसिएट करोगे, उनको आगे लेकर आओगे, वही इंटरेस्ट आपको दिखाएंगे। तो मैंने इस तरह से काम किया और मैंने रट्टाफिकेशन को दूर रखा, ताकि हम बच्चों को प्रैक्टिकली समझाएं, कि उन्हें लाइफ के बारे में बताएं। उनको मैं लोगों की बायोग्राफी दिखाती थी, जो हमारे जो लोग हैं, जैसे आइडियल लोग हैं जिन्होंने काम किया, जिनके पास कुछ था भी नहीं, तो उनसे क्या होता था, उनमें इंटरेस्ट बढ़ती थी, इंस्पायर होते थे। और हम ये नहीं करते कि अगर आप साइंस नहीं पढ़ सकते आप साइंस पढ़े, तो हर बच्चे की कैपेबिलिटी है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है, एक बच्चा है, मैं खुद देखूँ, मैं सिंधी में बहुत वीक थी, स्कूल टाइम की बात है, तो ये होते हैं बच्चों में। मैं अपने आप को देख के ही उनको पढ़ाती थी कि क्या क्या मैंने फेस किए हैं। अब मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक था, हमारे स्कूल में कोई एक्ट नहीं प्ले किया जाता था, तो मेरे बाबा की वजह से मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने एक बैंड मैंने बना लिया जो हम लाइव थिएटर करते हैं। अच्छा। तो इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो जब मैं जैसे बड़ी होती गई, मैंने सोशल मीडिया को देखा, समझा, सीखा। मैं फर्स्ट ईयर में थी, मुझे याद है कि मैंने पहली अकाउंट बनाया अपने फेसबुक पे, तो उसमें क्या होता था, मैं अपनी स्टोरी शेयर करती थी, तो लोगों को बताती कि लियारी ये है। जाहिर सी बात है हालात बहुत ख़राब थे। मैं खुद कॉलेज टाइम में लियारी से बाहर निकली, मैंने विमेन कॉलेज से पढ़ाई अपनी आगे बढ़ाया, क्योंकि मैं चाहती कि मैं अपने माहौल को चेंज करूं और लोगों को बताऊं भी कि मेरी कोशिश बिल्कुल।
तो जब मैं वहाँ पे गई तो मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ पे मुझे याद है 2015 में आर्ट्स काउंसिल में एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा था। मैं लियारी से ही 9 लड़कियों को लेकर गई कॉलेज के थ्रू, तो वहाँ पे हमने लाइव थिएटर आर्ट किया। उसमें हमने फर्स्ट प्राइज़ जब हासिल की तो एक होता है ना कि आप लियारी में अब लोग जानना स्टार्ट कर गए। तो हाँ लोग, हाँ यूथ फेस्टिवल में मैंने वहाँ पे रॉक दी बैंड के नाम से मैंने परफॉर्म किया था। तो मतलब ऐसी चीज़ें मैंने स्टार्ट करी और इसके बाद तो लोगों ने जानना शुरू किया। पहले तो लोग नहीं समझते थे कि क्या हो रहा है, तो वो एक सपोर्ट भी नहीं करते थे। जाहिर सी बात है, एक बलोच एरिया से निकलना, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी सिवाय मेरे पेरेंट्स के। हाँ मेरे अब्बा बहुत सपोर्टिव थे। वो कहते थे कि एक लड़की है सोशल मीडिया में आ रही है, इसकी मतलब न्यूज़ में आ रही है, तो मेरे बाबा बहुत सपोर्टिव थे। वो कहते हैं कि जब तक हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और घर का एक मर्द अगर आपको सपोर्ट करो ना, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो आपके रास्ते में खड़ा हो जाए। तो मुझे ये भी जानना है, जैसे आप अब फैसल ने भी सवाल किया ना कि वो बच्चे जो कि मुनशियात में मुब्तला हों या जुराइम दीगर जुराइम में फंसे हुए हों, उनको बड़ा मुश्किल होता है एक ट्रैक पे लेकर आना, उन्हें बताना कि ज़िंदगी का ये हिस्सा आपने अब ये ज़िंदगी एंजॉय करनी है। बच्चे वापस भी चले जाते हैं, हाँ झूठ भी बोल देते हैं। ऐसा कोई चैलेंज आपके सामने आया? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास देखिए प्लेटफॉर्म जब तक नहीं होंगे बच्चे गलत रास्ते पे चले जाएंगे। जब तक आप उन्हें प्लेटफॉर्म देंगे तो वो कभी भी नहीं जाएंगे। तो देखिए मिस्ताक में हमने पिछले 5 साल से काम किया। इवन हमारे पास कोई बड़ा डोनर भी नहीं है या ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है। ये काम हमने यूथ ने ही किया। जैसे सोशल मीडिया के अगर आप पेज को देखें तो वहाँ से लोगों ने हमें सपोर्ट करना स्टार्ट किया। कुछ बाहर से ट्रेनर्स थे, उन्होंने हमें देखा, मुझे मेरी स्टोरी सुनी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आते थे। जब बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलना स्टार्ट हुआ, जब वो देखते थे कि हम स्कूल फ्री में जा रहे हैं, हमें बुक्स मिल रहे हैं, हमें इज़्ज़त मिल रही है, जाहिर सी बात है जब वो रास्ता है वहाँ पे आपको इज़्ज़त नहीं मिलती। जब वो मेरे साथ कनेक्ट होते थे उनको रिस्पेक्ट मिलती थी। मैं उनको जैसे यूनिवर्सिटीज़ विजिट करना, मैं उनको NID भी लेकर गई थी, IBA यूनिवर्सिटी में हमने प्ले किया था, तो वो लोग जान गए थे कि ज़िंदगी ये है। तो इससे बहुत से बच्चे कामयाब भी हुए। अभी हमारे पास इतने सारी लड़कियाँ जो अपना बिजनेस कर रही हैं, घर बैठे ही कर रही हैं। और यूनिवर्सिटी मेरी खुद की टीम, मतलब मुझे इतना फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी टीम में तमाम लड़के जो है वो BS कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच गए। तो ये भी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है कि हाँ चेंजेस हो रही हैं। जाहिर सी बात है आप 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन आप 10% तो एटलीस्ट कर सकते हैं। अब फॉर यू आपने कहा कि छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ और बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे कि आपने खुद कहा कि आप ना अपने कल्चर को भी प्रमोट करना चाहती है। पाकिस्तान गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते में मुख्तलिफ रंगों के फूल हैं और यही हमारी सकाफ़त है। आपने भी माशाल्लाह बड़ा बलोची जो सकाफ़ती ड्रेस है वो भी ज़ेबतन किया हुआ है। नाम जो आपने रखा है ना मिस्ताक, मैं बलोची ज़ुबान का मैं चाहता हूँ इसका मतलब आप बताएं। इसका मतलब है गुड न्यूज़। जैसे हम कहते हैं ना बलोची में मिस्तागी, जैसे खुशखबरी देना किसी को, तो इसका नाम है गुड न्यूज़। मैं चाहती थी कि मैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मतलब अच्छी बातें लोगों तक पहुँचाऊँ। जाहिर सी बात है यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि ये नहीं किया, गवर्नमेंट ने काम नहीं किया, एरिया में लोग नहीं करते, मैं जानती हूँ, लेकिन हमें लोगों को जगाना तो है। जब तक हम नहीं जगाएंगे वो ज़िंदगी भर सोते रहेंगे। और चाहे इसके लिए कोई भी कोशिश हो, वो कोशिश छोटी या बड़ी नहीं, लेकिन आपकी सोच जो है ना वो बड़ी होनी चाहिए ताकि आप उस कोशिश में कामयाब हो जाएं। थैंक यू माहीन, बेहद शुक्रिया। और अगर आप हमारी यूथ जो देख रही है, जितने भी लोग और स्पेशली वो जो कि कोशिश करना चाहते हैं अपना इर्द गिर्द के लोगों को इस तरह से पढ़ाने की, लेकिन किसी ना किसी वजह से नाकाम रह जाते हैं, तो प्लीज़ उनके लिए बस मैसेज ये कि अगर आपके पास प्लेटफॉर्म है तो आप बहुत लकी हैं, आपके पास है तो आप उसे, ज़रूरी नहीं कि आप उसे फाउंडेशन बनाएं, आप उसे अपने घर तक भी, घर से बाहर जैसे आपके साथ आपके दोस्त हैं उन तक पहुंचाएं। और अगर मैंने अब तो सोचा है कि क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए भी हम बहुत काम कर सकते हैं। जैसे मैं अगर सिंध के एरिया में, बलुस्तान के एरिया में मैं नहीं जा सकती, डेली बेस पे तो मैं नहीं जा सकती, तो मैंने अपना एक चैनल भी बनाया। तो उसके ज़रिए हम क्या करते हैं, हम अपनी वीडियोज़ शेयर करते हैं ताकि हम लोगों को कनेक्ट रख सकें। अभी मैंने एक सोशल प्लेटफॉर्म बनाया माइन वाहिद बलोच के नाम से यूट्यूब पे, ताकि मैं एक ऐसी टीम बनाऊं, सोशल नेटवर्किंग की टीम बनाऊं। जो काम हम लियारी में कर रहे हैं, हमारे पास भी कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन हमारे पास यूथ का सपोर्ट है। जो यूथ है वो बहुत स्ट्रांगली काम कर रहे हैं, तो आप भी अपने एरिया में कर सकते हैं। हम आपको सपोर्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए, तो आप हमारे साथ कनेक्ट रहें और अपने एरिया में भी काम कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि नया दिन देखने वालों को आप बलोची ज़बान में इस जो आपका एंडीवर है इस हवाले से पैगाम दें यूथ को भी और नया दिन के सारे स्पेक्टेटर्स को भी। बिल्कुल, मैं मन एक शक लुटा कि बेचा नया दिन बलोची में कहते हैं नोके रोज। नोके रोज है अगर वास्ता शुमा कार करने था और बिल्कुल पाकिस्तान कराची या शुमा एरिया नोके रोज कहते शुमा बायदे नू बात भी आए कार बिकने था वो मैं सपोर्ट शुमे घूमे मिन्नतवार अल्लाह मैं आ रही।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है कि आप अपना सिर्फ ये जो इंडीवर है सिर्फ ये नहीं बल्कि और आगे आगे की बढ़ें। तो ये हमारा जो टैलेंट है ना, इसी पे हमें फ़ख्र होता है कि वो सिर्फ अपनी हद तक नहीं रखते बल्कि इस इल्म की शमा को आगे भी फैलाते हैं। आगे हम भी बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक केस की हुई समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत के लिए इंतहाई सख्त रिमार्क्स दिए हैं। कहा शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, पूरे कराची को कचरा बना दिए। जाकर देखें, आप लोगों ने कराची को सियासत की नजर कर दिया। हुक्मरानी करने वाले जानते ही नहीं है कि शहर को कैसे चलाया जाता है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने मजीद कहा कि गटर उबल रहे हैं, थोड़ी सी बारिश में शहर डूब जाता है। इस तरह से शहर चलाते हैं क्या? ये इस्तफसार किया गया, ये सवाल किया गया। तो अदालती कार्रवाई से मुतालिक आपको अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक केस की समाअत हुई और चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने सिंध हुकूमत के लिए इंतहाई सख्त रिमार्क्स इस्तेमाल किए। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। अभी आपको बताएंगे कि अदाकार उमर शरीफ की अमेरिका में इलाज की तैयारियां। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस की रकम अदा कर दी है। एयर एम्बुलेंस आज किसी भी वक्त पहुंचने का इम्कान है। तो काफ़ी अरसे से वी आर ट्रैकिंग डाउन द लेजेंड उमर शरीफ हेल्थ और उस हवाले से अब इलाज की तैयारियां जो हैं वो आखिरी मराहिल में हैं। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस की जो रकम है वो अदा कर दी है और किसी भी वक्त आज एयर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। ऐसे में उमर शरीफ के जो अहल खाना है वो सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। कई दिनों से हम उनके जो बेटे हैं जवाद उमर, उनसे भी बात कर रहे हैं और उमर शरीफ की जो इस वक्त सिचुएशन है वो स्टेबल है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो स्टेबल है और अब जो पिछले दिनों उनकी काफ़ी ज़्यादा हालत तशवीशनाक हो गई थी, नाउ ही इज़ टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। हम सबकी दुआ है कि उमर शरीफ जल्द से जल्द अमेरिका पहुँचे। जो उनकी टीम है वहाँ पे डॉक्टर्स की वो भी तैयार है पूरी तरीके से, सारी तैयारियां जो है वो मुकम्मल हैं। तो ये जो एक आखिरी चीज़ थी गालिबन एयर एम्बुलेंस की, ये मेन डेवलपमेंट थी जो अब हुई है, बिल्कुल वो अदा कर दी गई सिंध हुकूमत की जानिब से और आज एयर एम्बुलेंस किसी भी वक्त आ जाएगी। और हमने देखा भी कि जब भी हमने उनके बेटे से बात किया वो सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हमें नजर आए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स हेडक्वार्टर सिंध में इंट्रा एजेंसी टास्क फोर्स का इजलास हुआ जिसमें मुनशियात की रोकथाम के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। इजलास में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मुनशियात के नेटवर्क और सप्लायर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इदारों के माबैन वसीउल बुनियाद ताउन को फ़रोग देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। शुरका ने कहा कि मुनशियात के तदारुक में तालीमी इदारे हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। असातिज़ा और वालिदैन को मुनशियात की लानत से लड़ने में हर मुमकिन मदद फराहम करने और मस्बत नताइज के लिए पुरउम्मीद है। इजलास में डीजी रेंजर सिंध, डीजी एंटी नारकोटिक्स फोर्स और एडिशनल आईजी पुलिस कराची समेत दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। आगे बढ़ते हैं। आंखें अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफा है। देखा यह गया है कि ज़्यादातर अफराद अपनी आंखों की हिफाजत नहीं करते। इसके नतीजे में या तो उनकी बसारत कमज़ोर हो जाती है या फिर कोई ना कोई आर्जा लाक हो जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आंखों को सेहतमंद रखने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और कौन कौन सी आदत बीनाई कमज़ोर होने का सबब बनती है। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर मोहम्मद हमजा ने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले तो सवाल ये कि बहैसियत डॉक्टर आप खुद अपनी आंखों को खूबसूरत रखने में, अपनी नज़र को तेज़ रखने में क्या करते हैं ताकि आम आवाम भी वो शुरू कर दें? देखिए वही को ख़ास नहीं है, लेकिन एक स्क्रीन टाइम हम कोशिश करते हैं कि कम करें। आजकल मोबाइल फ़ोन में, स्मार्टफोन में ब्लू लाइट फ़िल्टर एक चीज़ है जो कि मैं मगरिब के टाइम ऑन करता हूँ और फजर तक ब्लू लाइट फ़िल्टर ऑन रहता है। अच्छा। तो उससे अगर हम स्क्रीन टाइम रात के टाइम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, मैकबुक हो या आपका स्मार्टफोन हो, तो उससे आँखें किसी हद तक बची रहती हैं, उस पर स्ट्रेन नहीं पड़ता। और साथ में मैं तो खुद वैसे भी लुब्रिकेंट्स यूज़ करता हूँ सुबह और शाम, जस्ट टू कीप माई आई फ्रेश। अच्छा, ये जो स्क्रीन टाइम कम करने की बात होती है, जैसे ये घरों में अम्मा अब्बा या बड़े होते हैं ना, वो भी यही बच्चों को कह रहे होते हैं, मुझे बताएं स्क्रीन टाइम होना कितना चाहिए कि माँ बाप जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन्हें पता हो कि अच्छा उन्होंने बच्चे को इतनी देर के लिए मोबाइल देना है, या एक नौजवान अगर हमें देख रहा है तो उसे पता हो कि मैंने इतनी देर टेलीविजन स्क्रीन के आगे बैठना है, इतनी देर लैपटॉप यूज़ करना है। ये आपने अच्छा सवाल किया है और ये काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं यही बात। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है और 8 साल तक नज़र बनती है, ठीक है, हमारा स्क्रीन टाइम उसी हिसाब से ही डिवाइडेड होता है पर डे। जैसे कि एक बच्चा अगर 2 साल का है तो उसका स्क्रीन टाइम हाफ़ एन आवर होता है पूरे 24 आवर्स में।
जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो 2.5 हो जाता है, 2.5 घंटे जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ठीक है, सॉरी 2.5 ईयर्स का जब वो होता है तो आधा घंटे से वो 1 घंटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक स्क्रीन टाइम की बात लेकिन अब तो इस उम्र के बच्चों के हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। खासतौर पे कोरोना के मामलात में जब स्कूल्स बंद रहे तो वालिदैन के पास एक यही हल था कि ये लो बेटा जाओ दान छोड़ो। ये एक बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ भी, और वेस्ट में भी काफ़ी हद तक इस चीज़ का रुझान बढ़ गया। पैंडेमिक में स्क्रीन टाइम बढ़ गया। ज़ाहिर है जब घर पे होते हैं तो आपके पास कुछ करने को होता नहीं है, आप या तो टीवी देखते हैं या मोबाइल में गेम्स खेलते हैं, जो बच्चे ख़ास तौर पे हैं। लेकिन इसका हमें फिर भी जो है वो ख्याल ये रखना है कि जो 5 साल की उम्र तक के बच्चे हैं उनका जो स्क्रीन टाइम है वो 2 आवर्स बियॉन्ड नहीं जाए। अगर वो 2 घंटे 24 आवर्स में ज़्यादा जाता है तो वो एक मायोपिया, जो हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर, उसकी तरफ बच्चों में प्रेवलेंस बढ़ गई है। ये सिर्फ एशिया में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में, स्पेशली चाइना में तो ये 5th लीडिंग कॉज बनता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, वहाँ बच्चे भी इसी तरह से यूज़ करते हैं स्क्रीन टाइम। तो प्रेवलेंस ऑफ मायोपिया चाइना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फॉलोड बाय US एंड UK। अच्छा, वैसे अब हमने देखा कि पाकिस्तान में भी सफ़ेद मोतिया, इसका ये भी बीमारी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो क्या गैर मतवाज़न खुराक अगर हम खा रहे हैं या हम बच्चों को दे रहे हैं, ये भी एक रीज़न है कि अच्छा आपकी खुराक अच्छी नहीं है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आपके साथ ये मसले हैं आंखों के? देखिए, सफ़ेद मोतिया बच्चों में तो इतना कॉमन नहीं है, वो ज़्यादातर बड़ों की उम्र में आता है। कुछ बच्चे पैदाइशी होते हैं सफ़ेद मोतिया के साथ, वो डिफरेंट, उनका जेनेटिक इशू होता है। लेकिन जो बड़ों में है, लेकिन हाँ कंपेयर टू वेस्ट, हमारे यहाँ कैटरेक्ट की फॉर्मेशन बहुत अर्ली एज में हो जाती है। मेरी अपनी मदर का फादर की जो सर्जरी 52 में हो गई थी। हालांकि वेस्ट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ 60-70 ईयर्स में जाके कैटरेक्ट की सर्जरी होती है। तो हमारी डाइटरी इंटेक हैं, हमारे यहाँ डायबिटीज़ हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, UV लाइट हैं, ये सब चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं कैटरेक्ट की फॉर्मेशन में। अच्छा। हम लोग, आपको पता है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाना भी खाते हैं, मीठे में भी लिहाज नहीं करते हैं, स्पाइसी भी खाते हैं, और स्मोकिंग भी कुछ लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी अर्ली कैटरेक्ट फॉर्मेशन को। अच्छा, अब जैसे अगर मैं ये अपने लिए सवाल पूछूं कि लेंस लगाते हैं हम डेली रूटीन में, तो ये जो लेंस होता है ये भी कहते हैं कि आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाता है, डेली बेसिस पे नहीं लगाना चाहिए। एक ये चीज़, दूसरा ये चीज़ होता है कि आप सुबह लगा रहे हैं लेंस और वो पूरा दिन लगे हुए हैं और फिर शाम को जाके आप मेकअप भी रिमूव करें और आपने लेंस भी तभी अपने रिमूव के, ये ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। देखिए, लेंसेज लगाना मसला नहीं है, लेकिन लेंसेज की केयर ज़्यादा इशू है। हमारे यहाँ और वेस्ट में हर जगह यही सबसे ज़्यादा एम्फेसिस होता है कि लेंस की केयर को हम उनको बताएं। एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अच्छी क्वालिटी की हो ना वो भी, और क्वालिटी अच्छी भी हो। बिल्कुल, लेकिन एक दिन में 10 घंटे आप लेंस लगाइए, पानी से बचाइए। अगर आपके हाथ गीले हैं तो उससे लेंस को टच ना करें। जब आप लेंस उतारें, रखें, अच्छी तरह हाथ को ड्राई करें और फिर लेंस को उतारे रखें। जैसे मैंने कहा कि एक दिन में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं यूज़ करने चाहिए, तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कीजिए। अच्छा, अगर आप मंथली वेयर पे जाते हैं या लॉन्ग टर्म वेयर पे जाते हैं, उससे आपकी आई में इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नहीं, मैं लगाती नहीं, मैं वैसे बिल्कुल जो भी देख रहा है और जो भी लगाना चाह रहा है वो ज़रूर लगाए, लेकिन आप डेली डिस्पोजेबल की तरफ जाएं। थोड़ा सा महंगा ऑप्शन है, लेकिन वो आपकी आई साइट को बहुत ज़्यादा सेफ रखेगा। ज़रा सा अगर आपको आँख में कुछ महसूस हो, ज़रा सी लाल हो या कुछ हो, तो आप फ़ौरन उस लेंस को डिस्कार्ड कर दें, उस लेंस को दोबारा ना लगाएं। लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ फाइनेंशियल इशूज़ भी होते हैं, लोग वो लेंस लगाते रहते हैं। कम ही एक्सपेंसिव है कि जब आपको आगे चल के अपनी आंखों की ट्रीटमेंट करानी पड़े। जी, अच्छा, एक चीज़ अब जरा जानना चाह रहा था, ये आई ट्रांसप्लांट, ये क्या चीज़ है? क्योंकि हमारे यहाँ ट्रांसप्लांटेशन कोई है तो हम समझते हैं कि जो पूरा ऑर्गन जो है उसको, अब ये पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा अवेलेबल है इसकी फैसिलिटी, और क्या आई ट्रांसप्लांट का मतलब ये है कि पूरी की पूरी आई जो है उसको, या फिर इट्स कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये मुझे बताइए। देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया है। जब हम आंखों के ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हम सिर्फ सामने का पर्दा, जिसको कॉर्निया कहते हैं, जो शीशा होता है आंख का, हम उसको रिप्लेस करने की बात करते हैं। पूरी आई कभी भी ट्रांसप्लांट नहीं होती है। और आपको हैरत होगी कि मैंने भी थोड़ा सर्च किया था पाकिस्तान में क्या प्रेवलेंस है, तो जो नंबर 2 कॉज है जिसमें पेशेंट की विजन डिक्लाइन होती है, वो सफ़ेदी आ जाना होता है कॉर्निया में। उनको एक्सेस ऑफ केयर नहीं होती, या होती है तो वो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता उनका। तो जब सफ़ेदी आ जाएगी तो उनकी नज़र बिल्कुल क्लोज टू ज़ीरो हो जाती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट जिस तरह आजकल जो हो रहा है, पहले जो होता था उससे बहुत फ़र्क आ गया है। अब हर चीज़ की इंडिकेशन बढ़ गई है। पहले एक होता था जिसमें 16 टाँके आते थे। अब जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं, या मैं कर रहा हूँ, जो मैं और भी लोग कर रहे होंगे, आई एम श्योर,
उसमें जो है वो कोई भी टाँका नहीं आता। और हम सिर्फ इतने सेलेक्टिव हो गए हैं कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में कि जिस लेयर में, क्योंकि कॉर्निया की 5 लेयर होती है, तो जिस लेयर में मसला है हम सिर्फ उसी लेयर को रिप्लेस करें। ज़बरदस्त। अच्छा। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी आई है, इससे जो पेशेंट की जो विजन है, एक तो उसकी रिहेबिलिटेशन बहुत क्विक हो जाती है, मतलब दे कैन सी एज अर्ली एज इन 2 वीक्स उनकी ड्राइविंग विजन हो जाती है। और जो पहले की जो आती थी, जो सूचर रिलेटेड प्रॉब्लम आते थे कि जी कभी इन्फेक्शन हो रहा है, कभी काला मोतिया हो जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ करने पड़ते हैं, जिसको ग्लूकोमा कहते हैं, उससे भी निजात मिल जाती है। और इसकी जो सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जो रिजेक्शन या फेलियर चांसेस हैं, यानी कि आपकी बॉडी जो एक्सेप्ट कर सकती है और रिजेक्ट कर सकती है, उसके चांसेस भी कम हैं। तो सेलेक्टिव कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉडी जैसे 97% चांस होते हैं कि उसको रिजेक्ट नहीं करेगी, और 3% चांस होते हैं कि उसको रिजेक्ट कर देगी, कंपेयर टू जो प्रीवियस ट्रांसप्लांट हुआ करते थे जिसमें पूरे 16 स्टिचेस आते थे, उसके अंदर जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन चांस है अबाउट 15 to 20% चांसेस होते थे। तो हमने रिस्क फैक्टर भी रिस्क फैक्टर बहुत कम हो जाता है इससे। कुछ बच्चों का मैं चाह रहा हूँ ये पूछना आपसे कि कुछ का ये भी आता है कि वो बात करते हैं, नॉर्मल करते रहते हैं, लेकिन जब दे ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, उनसे ज़्यादा देर बात की जाए तो महंगापन आ जाता है, डिफरेंस नज़र आता है। हाँ ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? वो छोटे 5 साल के बच्चे हो गए, 6 साल। देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। ये जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें रिफ्रैक्टिव एरर बहुत कॉमन होता है, और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को और लोगों को भी यही कहता हूँ कि जो बच्चे स्कूल गोइंग एज में हैं, अप टू 5 years ऑफ एज, उनकी स्कूल भेजने से पहले एक दफ़ा ज़रूर नज़र चेक कराइए। अच्छा। जो महंगापन आता है, कुछ तो पैदाइशी होता है जो बाद में जाके अपीयर होता है, और कुछ रिफ्रैक्टिव एलिमेंट होता है, यानी कि उनकी नज़र कमज़ोर होती है, 2 आँखें एक इमेज को कॉन्जुगेट नहीं कर पाती हैं, तो उस वजह से उनकी आई डिसोसिएट हो जाती हैं, एक आँख बाहर चली जाएगी या एक आँख अंदर आ जाएगी। तो जो बच्चों का रिफ्रैक्टिव एरर चेक हो जाए अगर पहले, तो उससे उस चीज़ के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं रिकवरी के। अच्छा, इसके रिकवरी के चांसेस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ डॉक्टर साहब, जैसे कि अक्सर होता ही है कि आप दफ्तर से घर जा रहे हैं या आप किसी साफ इलाके से एक डस्टी वाले इलाके में चले गए, तो आपकी आंखों में सूजन पैदा हो जाती है, खारिश होती है, आप उसको ध्यान में नहीं रखते, घर के टूट के ठंडा पानी डाल लिया है, कुछ भी, ये चीज़ें आंखों को ज़्यादा फिर नुकसान पहुँचाती है, वो सूजन जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल बहुत ख़राब इन्वायरमेंट है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, डस्ट है, स्मोक है, हर चीज़ है। जब वो आंखों में जाती है तो वो अपनी इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, और पाकिस्तान में एलर्जिक आई डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, और इतना ही अंडर डायग्नोज भी है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा केयर भी नहीं करते, हर उसकी चीज़ के लिए जाते भी नहीं है डॉक्टर के पास। बस जैसे आपने कहा ठंडा पानी डाल लिया, कुछ लोग करके गुलाब डाल लेते हैं, तो वो समझते हैं कि जी हम ठीक हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आँख में अपना काम कर रहा होता है, और फिर जब पेशेंट सुबह उठते हैं तो कहते हैं कि हमारी आँख लाल होती है, सूज जाती है, तो एक्चुअली वो इन्फ्लेमेशन उस लेवल पे आ चुकी होती है। तो बेहतर तो ये होता है कि जैसे अगर आप कर सकें तो डेली लुब्रिकेंट, जैसा मैंने कहा कि मैं भी सुबह शाम डालता हूँ, जस्ट टू कीप द आई फ्रेश, वो अच्छा है, उसको जिसे कहते हैं सारा जो गंद कचरा है उसको साफ़ करते रहेगी। और या फिर जिन लोगों को एलर्जिक आई डिज़ीज़ हो जाएं तो वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, और वो दिन में सुबह शाम एक कतरा डालना होता है, उसको डालें। नॉर्मल आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं? नॉर्मल आई ड्रॉप्स भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम हमारे साथ मौजूद थे, और वो लोग जो कि अपनी आँख समझते हैं कि अच्छा कुछ नहीं हुआ, घर के टोटके इस्तेमाल कर लो, तो प्लीज़ एक दफ़ा डॉक्टर के पास ज़रूर जाएँ, उन्हें अपनी आईसाइट चेक करवाएं, खुदा ना खास्ता कोई और भी मसला हो सकता है। अब करना ये है आपसे इजाज़त लेने, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखें, मास्क ज़रूर पहनें, वैक्सीनेशन करवाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। कल तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।